तो प्रिंटर एंड स्कैनर को लेकर छोटा सा ही टॉपिक है प्रिंटर, और इससे कहीं पे क्वेरी भी नहीं ज़्यादा होता, ना के बराबर कहीं पे भी प्रिंटर वगैरह इंस्टॉलेशन को लेकर। ये प्रिंटर एंड स्कैनर का वर्क आप लोग जानते हो। प्रिंटर का वर्क होता है डेटा या जो भी हमारा पीडीएफ या कुछ ऐसा है, फोटोज या डिजिटल फॉर्मेट को प्रिंट करने के लिए। एंड स्कैनर का वर्क होता है किसी भी ऐसे आप कॉपी वगैरह जो भी है आपका पीडीएफ है, ऐसे कुछ मतलब कि उसको स्कैन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह को। तो डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट एंड स्कैन करने के लिए प्रिंटर एंड स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं, राइट। प्रिंटर के कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पे पेपर सपोर्ट आता है, सीट फीडर आता है, प्रिंटर कवर आता है, आउटपुट ट्रे आता है, आउटपुट ट्रे एक्सटेंशन आता है, सीडी डीवीडी गाइड आता है, मतलब इसके साथ जब भी आप बाई करते हो गाइड मिलता है। यूएसबी कनेक्टर्स होते हैं बैक साइड में, और एज गाइड्स होते हैं। तो सिंपल इन सब कंपोनेंट्स के साथ आता है। जैसे यहाँ पे पेपर मतलब कि ट्रे के लिए आप देख सकते हो, इसके एक्सटेंशन के लिए आप देख सकते हो, ये ट्रे एक्सटेंशन है। पेपर ट्रे में आपका सारा पेपर ये सब चीजें रखा जाता है। यहाँ पे कंप्लीट आपका सपोर्ट, पेपर सपोर्ट और इन सब चीजों के लिए बैक साइड में आपका यूएसबी पोर्ट और ये सब चीजें होती हैं। तो इन सब चीजों के साथ एज गाइड वगैरह होता है, आप पेपर को एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हो, होता है साइड में, है ना। तो उसके थ्रू आप एडजस्ट करते हो कि मतलब इधर उधर हमारा जो पेपर है ना वो ना जाए। इसमें इंकजेट प्रिंटर आता है, काफी सस्ते ये होते हैं, बट इनका जो प्रिंटिंग होता है काफी कॉस्टली होता है। और इस तरीके के प्रिंटर्स 3000 4000 5000 ऐसे में ही आपको मिल जाते हैं। तो कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फोटो रियलिस्टिक प्रिंट्स, मतलब एक तरीके का अच्छे क्वालिटी में ये प्रिंट करता है जब भी फोटोज या कोई भी ऐसे आप प्रिंट करते हो। बट इसका जो इंक चार्ज होता है ना बहुत ही ज्यादा होता है, ओके। तो नो वार्म अप टाइम, स्मॉल फुटप्रिंट्स, बहुत सारे इसमें स्मॉल फुटप्रिंट्स पर ये प्रिंट करता है, तो इसका जो क्वालिटी है इस वजह से अच्छा होता है। कॉस्ट बहुत ज़्यादा इसका होता है, और प्रिंटिंग जो स्पीड होती है काफ़ी स्लो होती है इन कंपेयर ऑफ अदर प्रिंटर्स। ये सारी चीज़ें होती हैं। सिंपल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इस तरीके से आता है, ये ऑफिसेस वगैरह में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे कंटिन्यूअस आपकी प्रिंटिंग चलती है और बहुत लो कॉस्ट पर ये प्रिंट करता है। मतलब कि इसका जो प्रिंटिंग आप देखोगे ना बहुत ही लो कॉस्ट होता है। लो इन द सेंस कि आप ऑफिसेस में देखेंगे बिलिंग के लिए, या बड़े ऑफिसेस में जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां पे ऐसा रखा होता है, बड़ी बड़ी लिस्ट निकाला जाता है ना। तो ये नॉइज इसमें ज्यादा होता है, और प्रिंट क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलती। डॉट फॉर्मेट में प्रिंट करता है, इसलिए इसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोला जाता है, ओके। इसके जो इंक का या जो इसमें मतलब कि पाउडर लगता है इस तरीके का, ये बहुत चीप होता है, बहुत सस्ता होता है, ये सारी चीजें। थर्मल प्रिंटर आपने देखा होगा ऐसे मॉल वगैरह में, या जो भी हमारा टिकटिंग वगैरह के लिए विंडोज होती है, या बस बस कंडक्टर, ये सब लोग क्या करते हैं, जो टिकट प्रिंट करते हैं ऐसे लिए होते हैं, थर्मल प्रिंटर्स होते हैं, ओके। एंड ऐसे आपका स्कैनर्स होता है स्कैन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को। अभी तो आपको एडवांस प्रिंटर मिलेंगे जो कि मल्टी मतलब कि या हाइब्रिड प्रिंटर बोल सकते हैं, जिसके अंदर आपको प्रिंटिंग से लेकर स्कैनिंग से लेकर हर तरीके का सपोर्ट मिलता है। उसमें कॉलिंग वगैरह का भी फैसिलिटी मिलता है, मतलब उसमें लैन पोर्ट वगैरह भी होता है, इंटरनेट प्रिंटिंग वगैरह भी होता है इस तरीके का। तो बहुत सारे तरीके के उसके अंदर पोर्ट्स वगैरह अभी इंटरनेट पर अगर आप चेक करेंगे तो देखने को मिलेगा, ओके। जो सर्वर वगैरह पे प्रिंटर इस्तेमाल होते हैं उस पे डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, आईपी असाइन कर सकते हो। वाईफाई प्रिंटर्स होते हैं, नेटवर्क प्रिंटर्स होते हैं, ओके। तो लैन और वाईफाई दोनों से चलने वाले प्रिंटर अवेलेबल होते हैं। तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हार्डवेयर मेंटेनेंस को लेकर। एक छोटा सा टॉपिक, हार्डवेयर मेंटेनेंस में हमें क्या देखना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे हार्डवेयर में या जो भी हमारा डेटा होता है उसका बैकअप हमेशा लेकर चलना चाहिए, ओके। बैकअप वगैरह रखने से हम लोग कभी भी अपनी इंफॉर्मेशन को लॉस नहीं करेंगे। सेकंड, क्लीनिंग वगैरह प्रॉपर आपका होना चाहिए। क्लीनिंग करते रहने से हमारे जो कंपोनेंट्स हैं प्रिंटर्स के, कंप्यूटर्स के स्क्रीन यानी कि मॉनिटर्स के, जो भी हैं उसका लाइफ एक्सटेंड होता है। एंड एंटीवायरस प्रॉपर यूज करना चाहिए, ओएस वगैरह अपडेट करना चाहिए। किसी भी फूड पार्टिकल्स को पास में नहीं ले जाना चाहिए, या जैसे नहीं होता है कि डिनर के टाइम आप बैठकर उस पे काम भी कर रहे हो और ऐसा सारी चीजें, तो उन सब चीजों से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब देखेंगे हार्डवेयर लेवल पर मेंटेनेंस, एंड जो डेटा लेवल पर मेंटेनेंस होता है। बाकी मेंटेनेंस बहुत सारे तरीके से आप कर सकते हैं, ओके। अभी आते हैं मोबाइल डिवाइसेस पर। मोबाइल डिवाइसेस की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो
बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आजकल मोबाइल डिवाइसेस हैं, लाइक स्मार्टफोन, टैबलेट्स, स्मार्ट वॉच, वीआर हेडसेट। ओके, इस तरीके के आपके मोबाइल डिवाइसेस आ जाती हैं। स्मार्टफोन में या फोन टेक्नोलॉजी में आप देखें तो सिंपल फोन भी आता है जो सिर्फ और सिर्फ आपके कॉलिंग सपोर्ट या कॉलिंग फीचर को सपोर्ट करता है, तो ऐसे होते हैं। तो ये जो है आपका, ये आपका टैबलेट होता है। और टैबलेट थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं कि इन कंपेयर ऑफ फोन थोड़ा बड़ा होता है। और इसका जो यूज करा जाता है, जैसे कि मतलब नहीं होता है कि एक तरीके का जो नोटबुक हम लोग बाई करते हैं बिजनेस पर्पज से या इन सब चीज़ों से, इसको उस लेवल पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। आजकल के जो भी नोटबुक आ रहे हैं एज अ कंप्यूटर ये काम करते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस भी उस तरीके के डिजाइन किए गए हैं टैबलेट्स के लिए, है ना, मीटिंग्स एंड इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा इस पे मेल कम्युनिकेशन और इन सब चीज़ों पे वर्क करता है। ओके, सेकंड, आप स्मार्टफोन के बारे में सब जानते हो, कैसे ऑपरेट क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ पे सेटिंग कैसे क्या होती है, सारी चीजें। स्मार्टफोन में भी बहुत सारे तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलते हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। वही हमारा यहाँ पे स्मार्ट वॉच देखने को मिलता है जो कि हमारे टैबलेट, स्मार्टफोन, जो भी स्मार्ट डिवाइसेस होती हैं उनसे ये कनेक्ट हो जाता है फोन की टेक्नोलॉजी में। एंड उसका जो भी नोटिफिकेशन होता है, कॉल सपोर्ट होता है, कैमरा सपोर्ट होता है, ये सब चीजें आप अपने स्मार्ट वॉच से ही हैंडल कर सकते हैं। तो एक तरीके का कंट्रोलर का भी काम करता है और आपकी स्मार्ट डिवाइसेस को आसानी से स्मार्टली इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, नोटिफिकेशन से लेके मैसेज रिप्लाई और ऑडियो कंट्रोल, है ना, ये सारा कंट्रोल इसके साथ होता है। वीआर सेट के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि वीआर सेट जो होता है ना, इसे लगा लिया जाता है और इसमें जो थोड़ा सा हमें क्वालिटी जैसे नहीं होता है कि एक बड़े स्क्रीन जैसा हमें देखने को मिलेगा, ये सब चीजें होती हैं। और काफी सस्ते ये होते हैं, थोड़ी बड़ी स्क्रीन लगेगा और ये, बट इन सब चीजों को लगाने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है, जैसे कि जो आपका हेडेक और इन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा वो रहता है, क्योंकि सर पे रख के उन सब चीज़ों को मेंटेन करना, देखना, अगर प्रॉपर तरीके से गैप नहीं वो मेंटेन हो रहा है या कोई बढ़िया क्वालिटी का आपने वीआर सेट नहीं लिया तो उसमें क्या हो जाता है, आंखों को लेकर एंड हेडेक को लेकर, मतलब हेड पेन को लेकर प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना ये। और अगर अच्छी क्वालिटी का आप लेते हैं वीआर सपोर्ट वगैरह तो ये लाखों में आते हैं और इनके थ्रू आप अपने, नहीं होता है कि वीआर वर्चुअल रियलिटी का भी पूरा का पूरा आप वो इंजॉय कर पाएंगे इन सब चीज़ों का, है ना। माइक्रोसॉफ्ट का और इन सब चीज़ों का ऐसा आता है गेमिंग कंसोल के लिए, तो उसमें लगेगा कि सिंपल हम सब कुछ लाइव कर रहे हैं या लाइव देख रहे हैं, सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो ये कंप्लीट आपको देखने को मिलेगा एज पर, लेकिन इसका पूरा का पूरा इन्वायरमेंट उस तरीके का सेटअप होता है। अभी अगर वीआर रियलिटी की बात करें, इंटरनेट पर आप लोग देखना माइक्रोसॉफ्ट एंड इन सब चीज़ों का या जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, विजन कॉन्सेप्ट काफी स्मार्ट लेवल पर बनाया जा रहा है। इवन देन आप मेटा डेटा का वो सुने होंगे कि आने वाले समय पर जो भी हमारा इंटरनेट होगा वो टोटल मूव होगा ऐसे मेटा डेटा की तरफ, या मेटा, तो फेसबुक ने अपना पहले ही नाम रख दिया है मेटा। ओके, आपने देखा होगा इसका एक मतलब पेरेंट नेम दिया मेटा। और ये मेटा डेटा जो है ना, ये कंप्लीट आपके वीआर को सपोर्ट करेगा, वर्चुअल रियलिटी को बोल सकते हैं सपोर्ट करेगा। इसमें बेनिफिट क्या होगा, किसी को है आइडिया, जब भी अगर मेटा डेटा पूरा काम इस तरीके से होने लगेगा तो आपके जितने भी ग्लासेस होते हैं ना, जैसे ग्लास भी आपका स्मार्ट टेक्नोलॉजी में आता है, तो उस तरीके की डिवाइसेस होंगी और सब कुछ आप उसी में कंट्रोल कर पाएंगे। सारी स्क्रीन उसमें दिखेंगी, मल्टीपल्स ऑफ विंडोज आप उसमें ओपन कर पाएंगे, सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, है ना। तो ऐसा कुछ आ जाएगा। और अगर जैसे नहीं होता है कि कोई भी चीज आप स्टडी कर रहे हो तो लगेगा कि वो आपके सामने है, ये सब चीजें। इवन देन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से ऑफिस मीटिंग हो रही है तो भी लगेगा कि एक रूम ज्वाइन किया गया है और वहां पे सभी लोग बैठे हुए हैं एक साथ, है ना, उस तरीके का इन्वायरमेंट वो क्रिएट करके देगा। तो जैसे जूम मीटिंग है या अदर जो भी मीटिंग्स होती हैं, गूगल मीट है, ऐसे जो भी होंगे, तो उनसे अगर आप लोग जैसे एडमिन लेवल पर किसी ने काम किया होगा तो देखा होगा कि एक्सचेंज सर्वर जो होता है या जो भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहाँ पे मीटिंग रूम आप अपने सॉफ्टवेयर पैनल से ही क्रिएट करते हो। उसमें कौन कौन इनवाइट हो रहा है, सब कुछ, कहाँ पे मीटिंग होगी, किस लोकेशन पे, किस ऑफिस में, किस फ्लोर पे, सब कुछ वो डिजाइन किया जाता है। अगर एक्सचेंज एडमिन पैनल पे कभी आपने काम किया होगा तो तो उसमें क्या होता है कि सब कुछ प्लान कर दिया जाता है। वैसे ही इन सब चीजों से प्लान हो जाएगा तो सभी लोग जब उसमें ऐड होंगे ना तो वो लगेगा कि एक पर्टिकुलर रूम के अंदर सब लोग अपना मीटिंग और ये सब चीजें कर रहे हैं। तो बहुत एडवांस लेवल पर ये सब टेक्नोलॉजी अपग्रेड आने वाले समय पर होंगी।
तो बस यही है मेटा डेटा और इन सब चीज़ों पे। बाकी और भी बहुत सारा अपग्रेड है, पढ़ सकते हैं आप लोग गूगल करके। एंड्रॉयड की अगर एडिशन की बात करें तो हमारे जो भी स्मार्टफोन है उसमें से मैक्सिमम जितने भी आईओएस होते हैं, या सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, वो एंड्रॉयड में सभी गूगल द्वारा डिजाइन किया गया होता है। एंड्रॉयड किसका प्रोडक्ट है? इसका जो डेवलपर है या डिजाइन करा है वो गूगल है। और ये लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप अपने एंड्रॉयड फोन से कंप्लीट लाइनेक्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे इसके साथ टर्मिनल या कंसोल आते हैं, जैसे कि आप अपने एंड्रॉयड फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो टर्मक्स करके। ओके, आप टर्मक्स करके इंस्टॉल कर सकते हो। टर्मक्स पे कंप्लीट जो आपने लाइनेक्स सीखा है ना, वो सारी कमांड्स वहाँ पे एग्जीक्यूट होंगी। और इवन देन जितना भी आप साइबर सिक्योरिटी इन सब चीज़ों से बेस्ड कोर्स करेंगे, वो सारे टूल्स उसके अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हो। एक नया कंसोल वो प्रोवाइड कर देता है टोटल लाइनेक्स पर। ओके, तो अगर टर्मक्स बेस्ड आप कुछ समझना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो ऑलरेडी मैंने इस पे एक कंटेंट डिजाइन करा हुआ है। अगर लाइनेक्स को कंप्लीट मोबाइल प्लेटफॉर्म पर जाना है, समझना है, तो उस पे देख सकते हो आप। तो सर फिर टर्मैक्स और काली लिनक्स में क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं है, सिंपल डिफरेंस क्या है, कंसोल डिफरेंस है ना। हम्म। वेंडर डिफरेंट हैं, टूल्स ये तो सब सर चीजें हैं। टर्मैक्स में भी सेम ही है, और हाँ, सारे टूल्स हैं। सारे टूल्स आप हाँ इस्तेमाल देखी कर थी, हाँ सकते मैंने हो। आपकी वीडियो पूरी देख रखी है टर्मैक्स की। तो एथिकल यहाँ हैकिंग पर बंदे के लिए। यहाँ पर क्या करना है, मैं आपको एक लिंक शेयर कर देता हूँ, इनकेस अगर विजिट करना होगा या देखना होगा। तो ये है कंप्लीट, इसमें आप टर्मक्स को समझ जाओगे, जो भी कंपोनेंट्स वगैरह इस्तेमाल करते हो सारी चीजें आप समझ जाएंगे। ओके, अगर ये देखना चाहते हैं तो स्मार्टफोन को एक एडवांस या नेक्स्ट लेवल पर आप इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत एडवांस लेवल के लिए, है ना। सोचो कि काली लिनक्स या पेन टेस्टिंग के लिए जितने भी ओएस आते हैं, जो भी आप उससे करते हो, वो सब आप इसके अंदर डिप्लॉय कर सकते हो, सारे पैकेजेस डिप्लॉय कर सकते हो। ओके, तो ये सब चीजें, बट पर्सनल फोन में या पूरा इंस्ट्रक्शंस मैंने दिया हुआ है उसमें कैसे यूज करना है। ये नहीं कि कोई भी चीज है तो ऐसे ही हम अपने प्राइवेट फोन में ना, पर्सनल फोन में इंस्टॉल कर लें और सब कुछ इस्तेमाल करें। तो कुछ प्रो एंड कॉन्सेस होते हैं हर चीज का, उसको देखकर ही काम करें। ओके, क्योंकि सिक्योरिटी की जहां भी बात होती है तो उसको थोड़ा सा केयर करना होता है। एंड्रॉयड के बहुत सारे वर्जन्स आपने देखा होगा, ये सारे वर्जन्स तो शायद यूज भी नहीं करा गया होगा। तो ये आप देखो यहाँ से, अभी एंड्रॉयड 11 12 ये सब वर्जन चल रहे हैं, राइट, 10 और ये सब चीजों पे एंड्रॉयड जो है 70% मार्केट कैप्चर करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, अगर जैसे नहीं होता 100 पीपल से अगर आप उनके ओएस की बात करो, तो उसमें से 70 80% या 70 80 पीपल्स क्या कर रहे होंगे, आपके एंड्रॉयड ओएस को यूज कर रहे होंगे। ओके, उसके बाद हमारा आ जाता है आईओएस, काफी पावरफुल एडवांस लेवल पर ये सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल द्वारा डिजाइन किया गया है। और इसमें जो होता है कि ऑप्टिमाइजेशन को काफी ज्यादा देखा जाता है। इसमें अगर आप 5 पैनल ओपन कर देंगे तो आपके डिवाइस पर बहुत ज्यादा लोड होगा, बट इसमें आप 10 20 30 तक ओपन कर दोगे ना फोन पे, तो भी पता नहीं चलता है, मतलब ना के बराबर लैग नहीं देखने को मिलता। ऑप्टिमाइज इतना करा गया इसको, है ना। 3 4 5 10 10 ब्राउजर पे ऐसे आप मल्टीपल 10 15 ओपन करके रखेंगे ना पेजेस, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और ऐसे इसमें आप देखोगे तो आपके सीपीयू पर बहुत ज्यादा लोड दिखाने लगेगा। तो ये काफी ऑप्टिमाइज होता है। ऐसे ही विंडोज 10 और ये सब माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डिजाइन है ना। ल्यूमिया फोन में आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिला होगा, बट 520 727 10 510 की सीरीज में मिला था नोकिया के साथ। बट वो सीरीज अभी क्या हो गया, फ्लॉप है, या बहुत सारा उसके पीछे कहानी है, आप लोग देख सकते हैं कि सेल कर दिया गया था, या क्या है, कैसे उसने अपग्रेड नहीं किया टाइम टू टाइम इन सब चीजों को लेकर। तो वो फ्लॉप है इन सब चीजों के साथ। तो इसलिए वो बिक गया, बट दोबारा से एंड्रॉयड को लेकर आया, और उसके अंदर आपके कोर एंड्रॉयड का ओएस सपोर्ट देखने को मिलता है। आप समझते हो, अगर नोकिया का फोन लेते हो एंड्रॉयड बेस्ड, तो वो आपको हमेशा के लिए अपडेट देता है। अगर मैंने शायद कहीं आर्टिकल देखा था, तो इसमें अगर एंड्रॉयड आप 10 पर लेते हो ना, तो आगे आने वाले समय पर 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल ये अपडेट आपको मिलता रहेगा, 12 आया 13 आया जो भी है, क्योंकि ये कोर एंड्रॉयड पर काम करता है। और जो सैमसंग अदर कंपनीज के हैं, मैं किसी ब्रांड का नाम यहाँ पे नहीं ले रहा, जो अदर कंपनीज हैं स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स के लिए, वो लोग क्या होते हैं कि एक वर्जन दिया, ठीक है, आप 10 पे लिए 11 मिल जाएगा, मे बी 12 मिल जाए, नहीं तो आपका डिवाइस मतलब कि वो
एक ओल्डर ओएस पे काम करने लगेगा, फिर फीचर अपडेट नहीं मिलेगा, सिक्योरिटी पैच या अपडेट नहीं मिलेगा, तो उससे प्रॉब्लम होगी। बट नोकिया के साथ ऐसा नहीं है, थोड़ा स्लो है, सारी चीजें हैं फीचर वाइज थोड़ा सा वो है, बट आपको इसमें कोर एंड्रॉयड यानी कि मेन एंड्रॉयड का सपोर्ट मिलता है डायरेक्टली बाय गूगल। ओके, ये सब चीजें होती है, थर्ड पार्टी से नहीं एंड्रॉयड मिलता है। क्रोम ओएस आप देखे होंगे, क्रोम ओएस हमारा जो है ना, ये नोटबुक और स्मार्टफोन टैबलेट और इन सब चीजों में देखने को मिलता है। क्रोम बुक अलग से डिजाइन किया गया, आपको बताया भी गया था। तो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्मार्टफोन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, सारे ओपन सोर्स हैं, मोबाइल लेवल पे जितने भी इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। अगर मोबाइल की सेटिंग की बात करें तो हमें यहाँ पे इंटरनेट सेटिंग, डिवाइसेस जो भी है ब्लूटूथ और इससे रिलेटेड सेटिंग्स, ऐप नोटिफिकेशन सेटिंग, बैटरी का डिटेल्स मिल जाता है, किस एप्लीकेशन में कितना बैटरी इस्तेमाल हो रहा है, सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। किस एप्लीकेशन पे ज़्यादा आपने मतलब टाइम दिया है, सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि यूटिलाइजेशन आपके स्मार्टफोन से रिलेटेड आपका किस एप्लीकेशन पर ज़्यादा है, सब कुछ मॉनिटर कर सकते हैं। डिस्प्ले सेटिंग आप लोग जानते हैं, साउंड, स्टोरेज एंड सिक्योरिटी, लोकेशन, ये सारी चीजें देखने को मिलता है, जहाँ से लॉक और ये सब चीजें आप देखते हो। एंड्रॉयड का मार्केट प्लेस की अगर हम लोग बात करें तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है, और गूगल की आईडी आप लॉग इन करके यहाँ से सारे प्रोडक्ट को आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये हमें आपके एंड्रॉयड में देखने को मिलता है। iOS का भी सिमिलर कुछ ऐसे प्रोडक्ट या मार्केट प्लेस होता है जहाँ से सारे प्रोडक्ट या डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लगभग में आपको फ्री मिलता है ना। 50% प्लस ओपन सोर्स एप्लीकेशंस होते हैं, बट ये काफी सिक्योर नहीं होते हैं। और जो iOS होता है, इन सब में क्या हमें देखने को मिलता है, काफी सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं जो भी इसमें इस्तेमाल होता है। और वो वेंडर को वेरीफाई किया जाता है कि उसमें किस तरीके का एप्लीकेशन कौन डाल रहा है, क्या है कैसे नहीं है, ऐसे। बाकी इसके अंदर कोई भी अपना डेवलपमेंट का काम कर लेता है, कोई भी तरीके का वायरस या इससे कुछ भी बनाकर वो कर दिया जाता है। इनके एल्गोरिदम थोड़ा सा इनसिक्योर में चले जाते हैं इन कंपेयर ऑफ iOS की अगर हम लोग बात करें। ओके, इसीलिए iOS क्या होता है, काफी वेरीफाइड और पॉपुलर पैनल होता है। बट यहाँ पे कॉस्ट की अगर हम लोग बात करें तो इस डिवाइस में अगर आप 5,000 पे करेंगे, 10,000, तो आसानी से आपको डिवाइस मिल जाएगी। इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, आपको मोर देन 30,000 पे करना पड़ेगा तो एक बेसिक लेवल की डिवाइस आपको यहाँ पे मिलती है। ओके, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफरेंसेस देखने को मिलता है, तो इस हिसाब से इनके चार्जेस और ये होते हैं। एंड देन आपका आ जाता है मार्केट प्लेस रिगार्डिंग माइक्रोसॉफ्ट या विंडोज ओएस को लेकर, तो ऐसे आपको देखने को मिलता है। बाकी सेल्यूलर डेटा कनेक्शन पर या सेल फोन के भी पर ये काम, सॉरी सेल कम्युनिकेशन ये होता है, सेलुलर नेटवर्क कम्युनिकेशन होता है। और इसमें क्या होता है कि आपके टॉल नेटवर्क से रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड अकॉर्डिंग टू जनरेशन आपको नेटवर्क सर्विस दी जाती है। 2G 3G 4G 5G इनकी सर्विसेज हैं। ओके, इससे पहले आपका TDM में, FDM में, है ना, CDM में, GSM LTE ऐसे कुछ आता था, है ना। तो GSM वगैरह 2G टेक्नोलॉजी और इस सब में आ जाता है। CDM में वगैरह का आप सिम नहीं बदल सकते थे उस फोन में, ये सब चीजें आती थी, है ना। तो अभी LTE वगैरह पे हमें एडवांस लेवल पे टेक्नोलॉजी मिल जाता है ना। और इसमें स्पीड वगैरह भी 4G वगैरह का जो आता है वो आपका LTE बैंड बोला जाता है। दीज आर द बैंड्स, ओके, जहाँ पे आपकी स्पीड मेजर करती है, और ये सब जनरेशन है। तो जो भी हम लोग सिम बाई करते हैं ना, सिम जो होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल बोला जाता है, सिम का फुल फॉर्म है। और सिम को हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं एक नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए, और वो सिम क्या करता है, हमें सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, एक्सेस करता है हमारे टॉल नेटवर्क यानी टावर से। ओके, तो टावर क्या करता है, किसी भी सिम को वैलिडेट करने के लिए IMEI, IMSI इन सब नंबर्स को इस्तेमाल करता है। ओके, ये सब क्या होते हैं, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल्स के लिए सब नंबर्स या आइडेंटिटी एल्गोरिदम होते हैं जो कि आपके सिम में इंस्टॉल होते हैं। या सिम आपका पूरा का पूरा बोल सकते हो कि एक कंप्यूटर होता है, राइट। इसको इतना ही नहीं, इसके अंदर प्रोसेसिंग फंक्शनिंग है ना, CPU ALU सारे वर्क कर रहे होते हैं, सारी तरीके की इसके अंदर फीचर एंड कंपोनेंट्स लगे होते हैं। आप कहेंगे एक सिम के अंदर एक CPU और एक तरीके का कंप्यूटर फंक्शनिंग कैसे कर सकता है, तो बिल्कुल आप सिम टेक्नोलॉजी जब पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें दिया हुआ है। ओके, इनकेस कंप्लीट सिम टेक्नोलॉजी आप पढ़ना चाहते हैं अगर सिक्योरिटी पैनल को लेकर इन सब चीजों को, तो आप जा सकते हो। मैं आपको शेयर कर देता हूँ, हेल्प करेगा अगर कभी। मेरे मैंडेटरी नहीं है, अगर आपने इसको समझना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो।
तो यहाँ पे नेटवर्क 8 वीडियोस एंड जनरेशन से लेके हर चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है, मोबाइल टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग। IMSI नंबर ये सब क्या है मैं यहाँ पे भी थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। आई थिंक इसमें मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। ओके, मोबाइल टेक्नोलॉजी यहाँ पर है, IMSI वगैरह से रिलेटेड मैंने नेटवर्किंग के सेक्शन में कुछ अपलोड करा हुआ है। ये आप लोग अगर देखना चाहें देख सकते हैं। वेट में एक और डेटा शेयर कर देता हूँ। पूरा का पूरा आपका जो ऑथेंटिकेशन होता है ना, फंक्शनिंग होती है सिम का, वो आपको मिल जाएगा एडिशनली। तो वेट मैं दिखाता हूँ। ये कहीं पे होगा। मैं देखता हूँ, 1 मिनट। तो मैंने 2 ट्यूटोरियल का लिंक शेयर करा हुआ है, आप उसमें डिटेल्स में देख सकते हैं कंप्लीट सिम के बारे में, है ना। ICCID नंबर, IMSI नंबर, IMEI नंबर, ये सब हैं क्या एक्चुअली, ये सब आपको उसमें समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, लाइक कि IMEI नंबर होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। IMEI नंबर से आपका कंप्लीट आइडेंटिटी वेरीफाई होता है आपके सेल फोन का, या मोबाइल फोन का, या टैबलेट का, जो भी आपकी डिवाइस होती है। वर्ल्ड वाइड एक यूनिक आइडेंटिटी वो आपका होता है, और उससे आपके नेटवर्क के साथ जो भी कम्युनिकेशन किया जाता है, कहाँ से कैसे क्या है, एक तरीके का वो पता चल जाता है। तो ये एक आइडेंटिटी हो जाता है हमारे लिए। IMEI नंबर होता ही होता है, नहीं तो आपका जो ऑथेंटिकेशन है किसी भी सेलुलर डिवाइस या सेलुलर नेटवर्क के साथ आपके फोन का नहीं होगा। ओके, तो एक यूनिक होना चाहिए, ये भी ऐसा नहीं है कि जो आपका है वही मेरा हो जाएगा, या वर्ल्ड वाइड किसी और का हो सकता है। दिस इज द यूनिक। ओके, पूरे वर्ल्ड वाइड आपका एक यूनिक एड्रेस होता है। ये सब चीजें होती है, इसीलिए IMEI को रीराइट नहीं किया जा सकता। बट हाँ, बहुत सारे ऐसे राइटर्स आते हैं, प्रोग्राम्स आते हैं कंपनी कि जब आप उस पर रीराइट करेंगे, फ्लैश करेंगे, तो वो दोबारा से सेम नंबर आई रीराइट हो जाते हैं। ऐसा भी फैसिलिटी है। डिफरेंट के साथ वो रीराइट नहीं होने देता, और ऐसा करने से आपका सिस्टम क्या हो जाता है, इनवैलिड या सिम वगैरह सपोर्ट करना बंद कर देता है। तो ये सब भी देखना होता है while flashing any cell phone or any tablet devices. Okay, then IMSI International Mobile Subscriber Identity, this is the subscriber based identity, and ये सिम बेस्ड कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने के लिए आपके सेल टावर के साथ किया जाता है। दिस नंबर इज स्टोर्ड इन द सिम कार्ड, ये आपके सिम कार्ड में नंबर स्टोर होता है। सेलुलर नेटवर्क क्या करता है, इसका एक डेटाबेस बना कर रखता है, और जब अपने सेल फोन में इस सिम को ऐड करते हो ना, तो ये जो IMSI नंबर है, ये क्या होता है, इंटरचेंज होता है बिटवीन IMSI, मतलब बिटवीन सेल टावर टावर के साथ। इसीलिए अगर बगल में आपने मान लिया एयरटेल की सिम ऐड किया, तो एयरटेल टावर से ही वो ऑथेंटिकेट होगा। बाकी वो सिम सर्च हो जाएगा दूसरे टावर के भी कनेक्शन से, जैसे जियो का है, आइडिया का है, अदर से भी है, तो वो दिखाएगा। बट ऑथेंटिकेशन जो आपके IMSI नंबर का है, वो वैलिडेट कौन करेगा, आपका टावर करेगा। तो ये रीजन होता है, नहीं तो फिर ये रहता ना कि ये, जब मान लिया जिस लोकेशन पर, मान लिया एयरटेल की सिम आप यूज कर रहे हो, और ऐसे लोकेशन पर चले गए जहाँ एयरटेल का नेटवर्क नहीं है, तो वहाँ दूसरा सर्विस प्रोवाइडर आइडेंटिफाई कर देगा, ऐसा कुछ होता है ना। लेकिन क्या होता है, IMSI नंबर और इन सब चीजों की वजह से जो उनका डेटाबेस होता है, जब आप सिम लगाकर फोन को ऑन करते हो, नेटवर्क सर्च होता है, तो वो सर्च करते समय आपके IMSI नंबर से एक नंबर जनरेट होता है, और इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में वो होता है, और वो नंबर यहाँ पर जाता है। अगर उस नंबर को बीच से कोई हैक भी कर लेता है ना, लाइक SS7 सिग्नलिंग सिस्टम 7 अटैक, और ऐसा कुछ आपने
पढ़ा होगा या देखा होगा, या नहीं पता तो SS7 सिग्नलिंग अटैक जो कि सेल टावर बेस्ड अटैक होता है उसको अगर देखेंगे तो पता चलेगा। तो ये IMSI नंबर क्या करता है, उस टेम्परेरी नंबर से यहाँ पे जाता है और इसमें वो नंबर क्या होता है, इंटरचेंज होता है और उस नंबर को ये अपने डेटाबेस में चेंज करके देखता है कि इसका रियल वैल्यू क्या आ रहा है। तो वो जब मिल जाता है यहाँ पे तो उस वैल्यू को दोबारा से वो चेंज करके आगे प्रोसीड करता है। ओके, तो एक तरीके का यहाँ पे इंटीग्रिटी आपकी मेंटेन हो जाती है। ओके, और आपका डेटा सिक्योर रहता है। ओके, एंड देन उस कंडीशन में आप आइडेंटिफाई हो जाते हो। अगर इसके डेटाबेस में आपका नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं होगे, है ना। सिर्फ सिम लगा देने से नहीं होता, उस पे एक्टिवेशन भी उसके नंबर का होना चाहिए। जब भी आप नया सिम बाई करते हो, आपने अगर ध्यान दिया हो तो जो मतलब सेलर होता है वो क्या करता है, आपका IMEI मतलब सॉरी आपके सिम का नंबर वो पूछता है। ऐसा जानते हो क्योंकि उस सिम का जो IMSI नंबर है ना, जो बड़ा सा सिम के पीछे लिखा होता है सब चीजें, तो वो सब क्या होता है, वेरी कराया जाता है, आपके एक्टिवेट कराया जाता है आपके सेल टावर और उनके कंट्रोल रूम से उनके सर्वर पर। और उस डेटाबेस में जब उसको एक्टिवेट कर दिया जाता है उस, तो फिर आप वैलिडेट कर पाते हो और आपके नेटवर्क को ऑथेंटिकेट कर दिया जाता है, उसमें नेटवर्क आ जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स मतलब सॉरी ये सब पूरा का पूरा प्रोसेस होता है इसमें। ओके, वीडियो डिस्क्रिप्शन इन सब चीज़ों के लिए मैंने आपको शेयर कर दिया है, अगर इन सब चीज़ों का डेप्थ में चीज़ें चाहिए, अगर पढ़ना है तो, बाकी जरूरी नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज आप पढ़ना चाहें तो देख सकते हैं। ओके, मोबाइल डिवाइसेस एक्सेसरीज की बात करें तो बैटरी है, हेडफोन है, चार्जर है, सिम कार्ड, मेमोरी, USB, कीबोर्ड एंड माउस, सब कुछ आप जानते हो, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। फीचर ऑफ स्मार्टफोन, कॉलिंग के लिए, इंटरनेट के लिए, वीडियो चैटिंग, ईमेलिंग, कैमरा, डॉक स्टोरेज, स्कैन डॉक्यूमेंट, ब्राउजिंग, पासवर्ड, वैलेट, है ना, लोकेशन ट्रैकिंग के लिए भी होता है। आप फाइंड माय डिवाइस और ये सब चीजें ऑन करके, या उसमें और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप किसी का लोकेशन उनसे मतलब नहीं होता, लिंक के थ्रू वो करके ट्रैक कर सकते हैं। BYOD प्रोडक्टिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंपनी के अंदर। ब्रिंग योर ओन डिवाइस मतलब आप अपनी खुद की डिवाइस, स्मार्टफोन, टैबलेट लेकर जा सकते हो और उसको अपनी कंपनी के काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा भी टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें भी हमारे इंटरप्राइज लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है, तो BYOD उसी को बोलते हैं। iOS कंट्रोल सिस्टम होता है, वॉइस असिस्टेंस इसमें देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। ट्रबल शूटिंग की बात करें तो मोबाइल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी नेटवर्क नहीं आना, कभी हीटिंग का होना, हैंगिंग का होना, बूट टाइम, बूट का प्रॉब्लम होना, रिबूट नहीं होना, अपडेट का प्रॉब्लम, कभी कभी अपडेट नहीं लेता है, सब चीजें। तो अगर मान लिया नेटवर्क ट्रबल शूटिंग या नेटवर्क प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप चेक कर लें कि आप कवर जो बाई करे हुए हैं या कवर लगा रहे हैं अपने फोन पर, तो उसकी वजह से तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कवर होते हैं ना जो सिग्नल को पास नहीं होने देते हैं। इसीलिए कोई भी जो एल्यूमिनियम बेस्ड डिवाइस होती है उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है कि एक देखो ऐसे लाइनिंग बनी होती है, जैसे आप देखो आईफोन वगैरह में भी एक लाइनिंग बनी होती है छोटा ऐसे, वो लगता है सबको डिजाइन है कुछ भी है, तो वो डिजाइन नहीं, वो आपके मतलब फ्रिक्वेंसी को पास करने के लिए एंटीना वगैरह का वर्क कर रहा होता है, राइट। तो ये सब चीजें होती हैं, समझ में आ रहा है ना। यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। ओके, तो ये सारी टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम लोग हैंगिंग इशू की बात करें तो ये सब कैसे सॉल्व करना आप लोग जानते ही हो कि एडवांस लेवल पे जो भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, इनकम्पेटेबल एप्लीकेशंस हैं या गेमिंग पर्पस के लिए ऐसे जा रहे हो, तो उतना आपका कंपेटेबल होना चाहिए। तो कोई भी एप्लीकेशन, जैसे गेम मैं यूज कर रहा हूँ, अब मान लिया कि मैं यहाँ पे एक पॉपुलर गेम है आज के लिए सभी को, PUBG ऐसे कुछ, तो इसको अभी सभी लोग इस्तेमाल करना चाहते हो अपने फोन में। अब इसका आप हार्डवेयर रिक्वायरमेंट देख लो पहले इंटरनेट पर कि क्या कंपनी वाले ने या डिजाइनर ने बोला है कि इसमें कौन कितना हार्डवेयर लगेगा, कितने गीगाहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज का CPU लगेगा, कौन से प्रोसेसर सपोर्ट करेंगे। अगर उसके बियॉन्ड जाकर आप अपने फोन में इसको इंस्टॉल करते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बूट फेलियर तब होता है जब आपके OS के अंदर प्रॉब्लम होती है। ये OS के अंदर प्रॉब्लम तब होती है जब आप डिबगिंग वगैरह का प्रोसेस आपने देखा होगा, या उसमें डेवलपर मोड आपने देखा होगा ऐसा कुछ। जब आप ऑन कर देते हो तो उसमें एक पाथ या पोर्ट ओपन हो जाता है और उससे वायरस और अटैकर क्या करते हैं, बहुत आसानी से आपके सिस्टम को पूरी तरीके से कैप्चर कर सकते हैं या कंप्रोमाइज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। डेवलपर मोड या ऐसे कुछ इनेबल किया जाता है, 3 4 या 5 बार टैप करके सेटिंग के अंदर ये ऑप्शन होता है डेवलपर मोड का, राइट। तो उससे क्या होता है कि आप अपने सेटिंग अपने फोन के अंदर एक नया
पोर्ट ओपन कर देते हो और उससे आप अपना पूरा डेवलपर मतलब जानते हो ना, उसके अंदर क्या है कैसे है, एज डेवलपमेंट पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो भी प्रोग्रामर है, हैकर है, वो क्या कर सकता है, उसके अंदर बहुत सारी स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी वहां पे बूट वगैरह फेलियर का ऑप्शन होता है, मालवेयर और इन सब चीजों की वजह से। तो हमारा क्रैप करप्ट हो जाता है ऐसा कुछ, या हम अनवांटेड इनकम्पेटेबल एप्लीकेशंस को बूट कराते हैं, वो कर यूज करने लगते हैं, तब प्रॉब्लम होती है। रीबूट का ऑप्शन कभी कभी होता है कि जब हमारा ओएस करप्ट हो जाता है, ये भी रीबूट बार बार ऑन हुआ ऑफ हुआ ऑन हुआ ऑफ हुआ ऐसा होने लगता है। अपडेट सेटिंग हमेशा मेंटेन रखना चाहिए, है ना, इंस्टेंट अपडेट हमें हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मोबाइल को सिक्योर और पैच से क्या करता है, अपडेट करके हमें फास्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। रिस्टोर भी हमें करते रहना चाहिए कुछ समय समय पर, है ना, क्योंकि फोन है उसको इतना ज्यादा मतलब ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है कि आप उसको कंटिन्यूअस यूज करें। जैसे लैपटॉप डेस्कटॉप है, आप हमेशा बंद कर देते हो, बट फोन एक बार वो हुआ तो आप महीना 2 महीना पता नहीं कब बंद करते हो। तो उसको डेली बेसिस पर आपको रीबूट और ये सब करना चाहिए, और रिस्टोर वगैरह भी कुछ समय के बाद कर देना चाहिए, 3 मंथ 6 मंथ ऐसे कुछ करके, ताकि जो भी उसके अंदर बग कैश है ना, लॉग हिस्ट्री ये सब चीजें हैं वो प्रॉपर तरीके से क्लीन हो जाए, हमारा थोड़ा सा स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिले। फैक्ट्री रीसेट होता है कंप्लीट फॉर्मेट करने के लिए आपके फोन को। नो साउंड डिस्प्ले इन सब का प्रॉब्लम आता है तो पूरा का पूरा ये कार्ड ही चेंज करना पड़ता है, इनकी जो आईसीज होती हैं, डिस्प्ले चेंज करना और ये सब चीजें। डिम डिस्प्ले का प्रॉब्लम होता है तो भी डिस्प्ले प्रॉब्लम होती है। हीटिंग वगैरह का प्रॉब्लम होता है इसके अंदर, तो हीटिंग वगैरह कैसे सॉल्व करना आप लोग जानते हैं। डस्टिंग वगैरह का प्रॉब्लम होता है तो ये सब भी हम लोग जानते हैं। चार्जिंग वगैरह का सपोर्ट बंद हो जाता है, ऑडियो फोन का जैक बंद हो जाता है, या ऑडियो फोन या ऑडियो जैक जो होता है कभी कभी मतलब जैक निकाल देने के बाद भी उसमें लगा रहता है, इसकी वजह से हमारा ऑडियो इनपुट आउटपुट बंद हो जाता है ना। तो ये डस्टिंग की वजह से होता है। हम लोग अगर उस जैक को क्लीन रखें, पूरा प्रॉपर क्लीन वगैरह करके उसको दोबारा से यूज करें तो प्रॉपर वो सॉल्व हो जाता है, या रिबूट करके डिवाइस सॉल्व हो जाता है। तो ये सब हमारा फोन बेस्ड टेक्नोलॉजी और ये सब चीजें हैं, इनको इस पर्पज से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है किसी को कहीं कोई डाउट? Yes, सर sir. हाँ, सर जैसे आपने बोला कि आईफोन में वो लाइनिंग रहती है साइड साइड में वो फ्रीक्वेंसी के लिए, तो एंड्रॉयड में क्या उसका होगा? एंड्रॉयड में कोई ऐसी डिवाइस जो एल्यूमिनियम बेस्ड हो, हम्म, मतलब कोई ऐसा वो है? ये वीवो का है ना सर? कोई भी मॉडल बताओ ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मॉडल बताओ मैं दिखाऊं। जैसे अभी मैंने ये एक डिवाइस इस्तेमाल करा है, तो अगर मैं इसका इमेज दिखाऊं तो इसमें देखो लाइनिंग या बॉर्डर ऐसे लगा होता है, देखो यहाँ पे है ना ऐसे, हाँ। ये होता है। इसके थ्रू आपका जो नेटवर्क फ्रिक्वेंसी वो प्रॉपर एक्सचेंज हो पाती है, राइट। हाँ। कोई भी ऐसा फोन देखोगे। अब वीवो का कौन सा मॉडल है बताओ। अभी मैंने 2 दिन पहले ये डिवाइस एक वो यूज किया, मतलब लिया है, तो अ, इसमें भी हमें वो चीज देखने को मिला है, भी एल्युमिनियम बेस्ड है, ये देखो। तो इसमें भी पूरा वही है ना, देखो साइड में ये। ओके, अब वीवो का कौन सा मॉडल है, देखो कोई भी है वीवो का ओके। मॉडल पता है। ओके सर, चेक कर रहा हूँ। नहीं हाँ तो उसमें याद नहीं। देखना ऐसा, जो भी डिवाइस होगा एल्युमिनियम जिसमें भी होगा ये, है ना, जिनका पूरा का पूरा एल्युमिनियम बेस होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं एल्युमिनियम का पार्ट इस्तेमाल कर दिया गया बाकी कुछ नहीं है। ओके, जितने भी ओके ऐसी सर। डिवाइसेस होती हैं। तो एल्युमिनियम फोन नेटवर्क इशू, ऐसे कुछ हम लोग अगर देखें तो देखो ऐसे कॉपर फॉइल ये सब चीजें लगा देने से, एल्युमिनियम फॉइल लगा देने से भी आपका नेटवर्क क्या हो जाता है, प्रॉब्लम भी करता है, और ऐसे कुछ होता है। बहुत सारे ऐसे दिखाएंगे यहाँ पे अगर किसी ने ऐसा कुछ बनाया होगा। हर जगह पे जहाँ भी मेटल वाला होगा यहाँ पे ऐसे नहीं होता, लाइनिंग या कुछ होगा फॉर नेटवर्क मैनेजमेंट।
ओके, यहाँ पे देखो कोई फोन है, ये भी यहाँ पे ऐसा कुछ है। रैप योर सेल फोन इन एल्यूमिनियम फॉयल, योर सेल फोन इन एल्यूमिनियम फॉयल डिटेल्स। ऐसे करने से क्या होगा, ये सारी चीजें आप पढ़ना देखना कैसे क्या है। आर्टिकल्स ये किसका है एक बार देखते हैं। जो यू फ्रॉम द, मतलब ऐसा देखो ये क्या क्या ये सब लिखते रहते हैं। नो रैपिंग योर फोन इन एल्यूमिनियम फॉयल, वांट प्रोटेक्ट योर यू फ्रॉम द पुलिस, ये सब चीजें दिया हुआ है। तो मतलब अगर हम अपने फोन वगैरह पे ऐसा कुछ कर देते हैं तो ये हमारा नेटवर्क ट्रैश और इन सब चीजों को लेकर क्या हो जाता है, एक्सचेंज नहीं करता इंफॉर्मेशन ये सब। ठीक है, क्लियर। विंडोज 11, नॉर्थ ब्रिज, Yes. साउथ ब्रिज, ये सब तो ही गया है। अभी विंडोज 10 वगैरह का हमें पूरा का पूरा सेशन लेना है। तो विंडोज 10 के लिए अगर हम लोग जाते हैं तो इंस्टॉलेशन से लेके हर चीज आप लोग कर लेना, क्योंकि अभी इंस्टॉलेशन सभी लोगों को पता होगा। और VMware पे आप लोग इस्तेमाल करना, और फिर हम लोग इसके अंदर कंट्रोल पैनल की सेटिंग और हर चीज करेंगे। अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डाउनलोड करना है तो कहीं नहीं जाना है, आप सिंपल अपने डिवाइस को विंडोज 10 इंस्टॉल करने के लिए आप गूगल पे विंडोज 10 या 11 जो भी है, ISO फाइल या ISO विंडोज 10 एंटरप्राइज में लिख देता हूँ। ISO डाउनलोड कुछ भी आप ऐसे टाइप करके एंटर कर देना। जस्ट फर्स्ट लिंक यहाँ पे मिलेगा या सेकंड यहाँ पे इंटरप्राइज के लिए मिलेगा, यहाँ से डायरेक्टली आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से। ट्रायल वर्जन के लिए ये आपको मिलेगा अप्रॉक्स में कितने दिन के लिए मिल रहा है, तो विंडोज 10 इंटरप्राइज 90 डेज के लिए, सॉरी 90, हाँ डेज के लिए ये है। ISO एंटरप्राइज डाउनलोड करना, LTSC लॉन्ग टर्म इसके लिए मत डाउनलोड करना, नहीं तो अपडेट आपको कुछ समय या कुछ साल तक के लिए नहीं मिलता इसमें, है ना। ये एक स्टेबल वो होता है, जब आप अपडेट नहीं लेना चाहते तो उसके लिए होता है LTSC वर्जन। अगर आप विंडोज 10 LTSC वर्जन चेक करोगे, विंडोज 10 LTSC एंटर, तो LTSC का फुल फॉर्म होता है, देखो, लॉन्ग टर्म सर्विसिंग चैनल। तो ये इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो लॉन्ग टर्म अपडेट आपको यहाँ पे क्या होता है कि वो एक ही उस पे चलता रहेगा, उसमें अपडेट और ये सब चीजें नहीं होती हैं। और जो रेगुलर वर्जन होते हैं उसमें आपको हमेशा कब अपडेट आ गया, कब उसके अंदर क्या है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो LTSC आपके सिर्फ और सिर्फ विंडोज 10 में नहीं आते हैं, है ना। आपके अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आते हैं विंडोज LTSC लॉन्ग टर्म सर्विसिंग चैनल, ये लॉन्ग टर्म सर्विसिंग ब्रांच। ओके, तो देख लेना आप लोग कैसे क्या है। एंटरप्राइज डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल जो आपने करना है, सिंपल बूट कर लेना अपनी मशीन को। और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ आपका वर्चुअल बॉक्स। ऑलरेडी आपको पता है कैसे इंस्टॉल करा जाता है, कोई भी OS मैंने पढ़ा रखा है, तो उसको देखना। एंड विंडोज 10 हम लोग यहाँ से ऑन कर लेते हैं। ओके, तो विंडोज 10 में एक एक सेटिंग को हम लोग यहाँ से मैनेज कर लेते हैं, कैसे इस्तेमाल करना है, क्या कुछ चीजें नहीं देखने को मिलेगा। बाकी चलाना मैं नहीं बताऊंगा कि कैसे चलाया जाता है, सब लोग वेल नोन, सब लोग उसी को यूज कर रहे हैं। सर हेलो। हाँ हाँ। सर जैसे लाइनेक्स में आपने बताया था कि MKDIR से फाइल बनाने के लिए, हम्म। तो ऐसे यहाँ पे ये CMD कमांड ओपन करके यहाँ पे अगर CD डेस्कटॉप पे आकर अगर MKDIR 1 अगर बना तो फाइल बनेगी क्या? बिल्कुल बनेगी। विंडोज 10 में पार्सल यूज करिए, लाइनेक्स की बहुत सारी कमांड स्क्रिप्ट रन होती है। ओके, चलो अभी विंडोज मैं पढ़ा लूं, तब क्वेरी करना, देखना कैसे क्या है। तो ओके। मैं फाइल बनवा दे रहा हूँ, ठीक है, कैसे बनाते हैं डायरेक्टरी या जो भी है। तो ये हमारा है विंडोज 10, और इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द लॉक स्क्रीन। ओके, आपका लॉक स्क्रीन है।
ऑलरेडी मेरा यहाँ पे कुछ यूजर बना हुआ है और ऑलरेडी यहाँ पे VMware ऐसे कुछ इंस्टॉल है। तो मैं एक काम करता हूँ, अपनी मशीन का स्नैपशॉट मैनेज कर लेता हूँ और इसको रिबूट मतलब रीस्टोर कर लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता हमारे सिस्टम पर, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। वेट, मैं शट डाउन करता हूँ इसको, क्योंकि सर्वर से बहुत सारी पॉलिसी इसमें लगी होंगी। तो म्यूट रखो ना सभी लोग। सर बस अपना विंडोज 10 का iOS से ISO डाउनलोड करना है और VMware पे उसको इंस्टॉल करना हाँ है, बस राइट इंस्टॉल सर? कर देना। हाँ, हम्म। अगर इंस्टॉलेशन नहीं आ रहा है जो भी है, एक बार मैं रिस्टोर कर देता हूँ इसको, फिर मैं आपको एक लिंक भेज देता हूँ। अगर विंडोज़ का इंस्टॉलेशन चाहिए तो सारे विंडोज़ का किसी का एक आप देख लो, बाकी वैसे ही सारा होता है। जैसे आपने लाइनेक्स ISO ऐड किया था ना, सेम वैसे बना लेना A to Z, फिर बूट कर लेना। ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ सर ये आपको। VMware में जब VMware पे हमने ही जरूरी? हाँ भाई किसी सर्वर पर भी बनाओ, किया था। VMware वर्चुअल बॉक्स कहीं बनाओ। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको रिस्टोर कर लेता हूँ अपनी मशीन को। एंड हेलो सर। हाँ, हाँ सर, ये फिजिकली मतलब मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो तो मतलब कोई दिक्कत फिजिकली नहीं, भी तो उसी हो पे ही करो, जाएगा ना? कहीं पर भी करो। मेन मशीन पे हाँ सबके यस सर। विंडोज पड़ा होगा ना, उसी पे ट्राई कर लेना। मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं अगर कोई नेटवर्क पॉलिसी लगाऊंगा तो सभी कनेक्ट कैसे रहोगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे ना। यस सर, यस सर। तो 7 8 10 जो भी आपके सिस्टम पर पड़ा है उसी पर प्रैक्टिस करना, इंस्टॉल भी नहीं नहीं करना। अच्छा कहा, क्या जरूरत है इंस्टॉल करने की, सब पे तो विंडोज चल ही रहा होगा ना। तो यस विंडोज सर, वही 10 मैं है बोल ऐसा रहा था। फिजिकली। हाँ तो फिर नहीं इंस्टॉल करना, क्योंकि फालतू यस क्या सर, वही वही चीज बोल उस रहा पे था, करोगे VMware रोज। पे क्यों? और कोई ऐसी सेटिंग हम यस। यहाँ पे नहीं बताएंगे जिससे आपका सिस्टम करप्ट हो, ऐसा कुछ हो। अगर ऐसा कुछ यहाँ पे सेटिंग में है तो उसको हम बता देंगे कि इसको VMware की मशीन पे कर लेना। ठीक है, वैसे कुछ भी ऐसा विंडोज 10 में नहीं है कि जो हमें करप्ट कर दे मशीन को। हम लोग ऐसा काम ही क्या करेंगे कि हम C ड्राइव का कोई डेटा थोड़ी ना डिलीट कर रहे हैं, सब कुछ है ना। तो अपनी मेन मशीन पे सारा कर लेना। नेटवर्क सेटिंग ठीक है वगैरह सर। कैसे IP वगैरह दी जाती है सब बताएंगे। तो मैं भी अपने मेन मशीन पे कर देता, बट अभी IP वगैरह देने में सभी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे बार बार। ठीक है, ओके। तो अभी मैसेज जो कोई मतलब वैलिड मैसेज हो ना तभी भेजा करो, नहीं तो फिर आपके इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी मिस होते रहेंगे। ठीक है, आशुतोष, क्या जरूरी स्क्रीनशॉट? मैंने बोला ना अभी मैं करा रहा हूँ। क्या एरर आ रही है, क्या नहीं आ रहा है? मैंने बोला पार्सल पे चलाना है तो चला रहे हो, CMD पर। MD से बनाओ ना, CMD पर MD स्पेस फोल्डर का डायरेक्टरी नेम तो बन जाएगा। चलो, कंप्लीट विंडोज 10 को हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं। बहुत छोटा सा ये भी हमारा टॉपिक है, एंड देन नेटवर्किंग हमारा स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ओपन करेंगे अपना विंडोज 10 मशीन। यहाँ पे हमारा विंडोज 10 ये है, विंडोज 10 नेम से। आई थिंक इसका पासवर्ड मुझे याद होना चाहिए। हाँ, ऐसे कर लेते हैं, इधर इसको इधर। बिल्कुल एक न्यू टाइप मशीन है ये, और ये लॉक स्क्रीन होता है, ये प्रोफाइल पिक्चर्स होता है। ये भी मैंने बता दिया, नई चीज पता था कि नहीं आप लोगों को? यस सर, यस सर। इधर जो है इसको क्या बोलते हैं, ये टास्क बार होता है। ये जो इधर का एरिया है, प्रॉपर ऑन हो जाए मशीन। ठीक है, इतना ही साइज पे रहने देते हैं, क्या जरूरी। दिख रहा है ना फॉन्ट वगैरह सब कुछ प्रॉपर? यस सर, यस सर, दिख रहा है एकदम क्लियर।
ओके तो मेरे इस पे इंटरनेट चल रहा है, तो मैं सबसे पहले इंटरनेट बंद करता हूँ, नहीं तो अभी अपडेट में लग जाएगा विंडोज 10 का। सबसे पहले ये सब चीजें ध्यान रखें। तो इंटरनेट मुझे बंद करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल मैं अपना ncpa.cpl एडाप्टर ओपन करूंगा और उसको डिसेबल कर दूंगा, जो इंटरनेट ही ना एक्सेस करे, राइट। तो ये कमांड याद रखना, नेटवर्क अडॉप्टर की प्रॉपर्टी, यानी कि इसको ओपन करने के लिए आप ncpa.cpl कमांड का इस्तेमाल करते हो। ओके तो मैंने इसको क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया, इंटरनेट मेरा ऑफ हो जाएगा, कोई इशू नहीं। ओके बंद, इसको क्लोज करते हैं। और ये हमारा विंडोज 10 है। विंडोज 7 हो, 8 हो, 11 हो, सभी ऐसे ही वर्क करेंगे। जैसे इस पे आप काम करोगे, जो सेटिंग इस पे करोगे वैसे ही सभी पे होता है। नीचे आपका टास्क बार होता है, ये है ना टास्क मेन्यू। आप देखो यहाँ पे टास्क मैनेजर लिखा हुआ है। तो इस टास्क मैनेजर पे क्या आपको शो करना है, जैसे यहाँ पे ये सब चीजें दिख रही हैं, ये आपका एक टास्क व्यू है। अगर मुझे इसको हटाना है तो मैं यहाँ पे टूल्स में आ जाऊंगा, या जो भी यहाँ पे देखो शो टास्क व्यू बटन, अगर मैं इसको हटा देता हूं तो ये देखो हट गया। ओके ये सर्च बॉक्स है, सर्च बॉक्स मुझे हटाना है तो यहाँ पे देखो सर्च में आकर क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे, सर्च बॉक्स हट गया। जो भी एप्लीकेशन वगैरह सर्च करना चाहते हो तो यहाँ से आपको इजिली सर्च करने में मिल जाता है। ये काफी बड़ा भी आपको दिखता है, अगर आप इस तरीके से कर दोगे तो इतना करने की जरूरत नहीं। ओके सर्च बॉक्स हम छोटे आइकन में रखेंगे। ये आपका नोटिफिकेशन एरिया है, यहाँ से आप क्लिक करके जो भी आपके सिस्टम पर नोटिफिकेशन, जैसे कोई वायरस अपडेट आया या कोई अपडेट आया, सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हो। ओके तो इसको जरूर देखना, ध्यान देना आप लोग नोटिफिकेशन वाला, क्योंकि नोटिफिकेशन में जैसे कोई हैकर अटैकर कुछ भी अगर गलत एक्टिविटी या मालवेयर वगैरह आता है तो उससे भी रिलेटेड वार्न करता है हमारा कंप्यूटर। बट इन सब कंडीशंस में आपका एक चीज का इनेबल होना बहुत जरूरी है, जो कि है आपका फायरवॉल एंड डिफेंडर, जो कि यहाँ पे देखो अभी मेरा डिसेबल है। अभी मैं कंप्लीट आता हूँ फायरवॉल और इन सब पे। ओके तो सेकेंड थिंग आपका यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि हमारा डेट और टाइम सब कुछ है, आईपी वगैरह साउंड वगैरह सब कुछ यहीं से कर सकते हैं। दिस इज द ट्रे आइकन। ओके ट्रे आइकन में बहुत सारी चीजें रहती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, क्लाउड है, वन ड्राइव एंड यहाँ पे डिफेंडर है। आप इसको यहाँ से यहाँ रख देंगे तो ऐसे आ जाएगा। ओके बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे कंट्रोल पैनल की सेटिंग दिया हुआ है, तो सबसे पहला हमारा यहाँ से हैंडल करना था कंट्रोल पैनल की सेटिंग। ओके चलो पूरी सेटिंग मैं यहाँ पे बाद में कराऊंगा। अभी एक क्वेरी थी किसी की कि कमांड प्रॉम्प्ट पे हम लोग कैसे mkdir से डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं कंप्लीट। अगर कमांड प्रॉम्प्ट इसका पढ़ना चाहते हो तो मैं अभी लिंक भेज दूंगा, कमांड प्रॉम्प्ट पूरा पढ़ लेना। देखो यहाँ पे विंडोज 10 है, आप यहाँ पे mkdir, जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ, cd स्पेस डेस्कटॉप एंटर, और मैं यहाँ पे mkdir लिखकर अगर बनाऊंगा एक dir, तो ये देखो बन तो गया। वो कहाँ हाँ प्रॉब्लम आ सर। रही थी? सर वो मैंने वो मैसेज वो किया था, एरर आ रही थी जब सीडी डेस्कटॉप जब कर रहे थे ना, उसके बाद। तो विंडोज के अंदर डेस्कटॉप होता है कि यूजर के अंदर डेस्कटॉप होता है? पहले यूजर के अंदर जाओगे ना, डेस्कटॉप यस किसका सर। होता है? अगर मैं यहाँ पे नेविगेट करूं तो सी ड्राइव के अंदर विंडोज के अंदर डेस्कटॉप दिखेगा यहाँ पे, ये विंडोज के अंदर होता है, इसमें होता है ना डेस्कटॉप, इस डायरेक्टरी में। तो विंडोज 10 का ये डेस्कटॉप है ये, तो मैं यहाँ पे देखो विंडोज 10 के डेस्कटॉप पर आकर बना रहा हूँ ना। तो जिस लोकेशन पर जो डायरेक्टरी है जब जाएंगे तभी तो उसको एक्सेस कर पाएंगे। समझ में आया? यस। हेलो सर, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ पूछ सकता हूँ? ये यहाँ पे सर आपने mkdir ये कमांड अभी एग्जीक्यूट किया था, यहाँ पे विंडोज के मैंने लिए एमडी md से होता है, किया। हाँ यस सर, वही मैं पूछ रहा था, md से भी विंडोज में हो रहा एमडी था यहाँ होता पे। है। एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 में या जो भी लेटेस्ट उसमें है, इस पार्सेल का इंटीग्रेशन कर दिया है, राइट। और पार्सेल जो है ये स्क्रिप्ट बेस्ड टूल है, और मैक्सिमम ऑफ जो इंटरनल एक्सटर्नल कमांड्स हैं वो इसमें आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे लाइनेक्स में आपने ls कमांड का इस्तेमाल पढ़ा था ना, डायरेक्टरी यस को सर, यस परमिशन के सर, साथ, तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है सर यस तो फिर सर। पावर शेल और सीएमडी में क्या डिफरेंस है? पार्सेल एडवांस लेवल पर है ना। स्क्रिप्ट ओके। वगैरह बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल टूल्स रन कर सकते हैं।
और CMD जो होता है सिर्फ और सिर्फ जो इसके अंदर प्रोग्राम पहले से सेट है वही आप यूज कर सकते हो, है ना, सारी तो चीजें फिर सर नहीं कर सकते। इसमें पावर शेल में तो फिर पाइथन भी रन हो जाएगी। हाँ, कुछ भी इसमें लाइनेक्स पाइथन सब रन कर सकते हो। सभी ओके सर, ओके। सभी प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट किए हुए हैं अपने कंसोल को इस विंडोज 10 के पावर शेल में। आप अगर चाहेंगे तो अपने विंडोज 10 के लिए एक नया पूरा का पूरा कंसोल डाउनलोड कर सकते हो, टर्मिनल, है ना, पार्सल टर्मिनल या माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में आपको मिलेगा। ओके, उससे आप कंप्लीट अपना, जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊं, दिस इज द माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। अगर जेन्युइन है तभी ये सब फीचर्स आपको मिलेंगे। पायरेटेड यूज कर रहे हैं तो नहीं यूज करना, क्योंकि उससे आपका सिस्टम स्लो होता जाएगा, कोई फायदा नहीं। एक तरीके का प्रॉपर अपडेट रहेगा तो। बाकी अगर आप ट्रायल वर्जन वाला 90 डेज का लिए हैं तो कुछ अपडेट करके देखते रहें। अभी तो विंडोज 11 शायद फ्री दे रहा है। तो विंडोज 10 टर्मिनल, यहाँ पे विंडोज 10 टर्मिनल ऐसे मैं अगर यूज करता हूँ, या सिंपल विंडोज 10 क्यों लिखना, मैं गूगल कर रहा हूँ जैसे टर्मिनल, तो देखो यहाँ पे विंडोज टर्मिनल एक दिया, विंडोज टर्मिनल प्रीव्यू, है ना। तो ये वाला टर्मिनल डाउनलोड करना। इस टर्मिनल में देखो बहुत एडवांस लेवल पे चीजें कर सकते हो। मॉडर्न, फास्ट, इफिशिएंट, पावरफुल एंड प्रोडक्टिव टर्मिनल एप्लीकेशन फॉर यूज्ड कमांड लाइन टूल्स, सेल लाइक कमांड प्रॉम्प्ट, पावर सेल, WSL। WSL मतलब जानते हो क्या होता है? यही तो नहीं, विंडोज पावर सेल क्या? नहीं यही नहीं पता तो फिर सिक्योरिटी या हैकर कैसे बनोगे सभी लोग आगे आने वाले 10 दिन में। WSL इन काली लिनक्स, दिस इज द सपोर्ट फॉर काली लिनक्स, है ना। एंड ये देखो पूरा का पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन है। काली लिनक्स की वेबसाइट पर जाओगे तो ये पूरा का पूरा टर्मिनल इंटीग्रेट कर सकते हो और काली लिनक्स को यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे दिखा दूं, काली लिनक्स सेंटर एंड सी। मैं इसका पहला पार्ट ओपन करता हूँ एंड डाउनलोड सेक्शन पे आ जाओ कहीं पर भी, और ये पूरा आपका ओपन हुआ। एंड सी WSL, दिस इज द WSL, विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स। ओके, is included out of the box with modern Windows. Use Kali Linux and WinKeyX without installing additional software. You can use complete Linux operating system. ओके, सिंपल है। देखो अपने विंडोज को ओपन करोगे, इसके अंदर कंप्लीट लाइनेक्स, इसमें मैंने 1.5 साल 2 साल पहले एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ था, अगर चाहिए होगा तो मैं सेंड कर दूंगा कंप्लीट। फिर लाइनेक्स इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, इसी में आप सब चला सकते हो, है ना। तो देखो यहाँ पे टर्मिनल, इस पे भी मैंने बना रखा है बहुत पहले, इसको भी आप देख सकते हो। देखो कितना एडवांस पावरफुल वो है, देख रहे हो आप, है ना। तो ट्राई कर सकते हो। चलो ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं अपने, और छोटा मोटा क्या यहाँ पे अपडेट वगैरह को लेकर अगर मैं बता दूं तो अपडेट यहाँ से आप देख सकते हो एक्सपेंड करके। ऑल सेटिंग यहाँ से आप ओपन करो, और फिर ये एक नया कंट्रोल पैनल है। पुराना कंट्रोल पैनल ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप ओपन कर सकते हो, या सर्च स्टार्ट मेन्यू, यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू होता है, यहाँ से सर्च कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं तो ये पुराना कंट्रोल पैनल है, विंडोज 7 8 10 हर में आपको मिलेगा, राइट। तो इसके साथ आप जा सकते हो, या तो नया कंट्रोल पैनल आपका ऐसे आएगा सेटिंग नाम से, तो सेटिंग यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो, बट इस पे राइट क्लिक करना होगा। जब राइट क्लिक करोगे तब आपको ये सेटिंग मिलेगा। ओके, तो राइट क्लिक करने पर स्टार्ट मेन्यू पर आपको डेस्कटॉप, शटडाउन, रन, सर्च, फाइल एक्सप्लोरर, ये सारे सेटिंग्स मिलते हैं। पार्सल, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, सब मिलता है। डिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे मिल जाता है, ये सारी चीजें। ओके, इवेंट वगैरह आप यहाँ से चेक कर सकते हो, लाइक कि आपके सिस्टम पे कोई एरर तो नहीं है, कुछ भी ऐसे कुछ आया हुआ है, उसका इवेंट बना हुआ है तो उसको यहाँ से मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, अब विंडोज की सेटिंग में आपको कंप्लीट इस तरीके से ऑप्शन मिल जाता है। अपडेट वगैरह करना है तो यहीं से अपडेट एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन आता है, जहां से आप अपने विंडोज को अपडेट कर सकते हो। वैसे मैंने अपडेट ऑफ कर दिया है तो ये अपडेट नहीं चेक करेगा, नहीं तो कर रहा था उस समय पे जब हम बंद किए, तभी ये पूरा सिस्टम का यूटिलाइज करने लगता है, स्पीड एंड हर चीज। ठीक है, दूसरी चीज आप यहाँ से अपना साउंड नोटिफिकेशन सारी चीजों के साथ, ये वन ड्राइव है, वन ड्राइव को अगर हटाना चाहते हो क्योंकि ये बार बार लॉगिन करने के लिए बोलेगा, माइक्रोसॉफ्ट का आप
एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर आप फ्री में कुछ डेटा रख सकते हैं क्लाउड पर, और चाहे तो पे करके रख सकते हैं और ज्यादा। तो शायद यहाँ से आप इसको हटा सकते हो अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पे मेन वाले पे तो आ जाता है, इसमें पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाता है वन ड्राइव। अच्छा है तो ये दिस वन ड्राइव, हमें लगा डायरेक्ट वन ड्राइव लिख के आएगा। तो इसको अनइंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि जितना ऑप्टिमाइज करके रखेंगे बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस को, उतना अच्छा आपका सिस्टम चलेगा। दूसरी चीज, अगर विंडोज 10 आप यूज कर रहे हो, काफी स्लो लग रहा है, तो एक काम हमेशा रखो कि सेटिंग को ओपन करो। सेटिंग में आने के बाद इससे आपका सिस्टम काफी बेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक गेमिंग करके ऑप्शन होगा, ये है ना, ये गेमिंग ऑप्शन जो ऑप्शन है ना, यहाँ देखो मैंने नया सेटअप किया है तो ऑन है, बट इसको अगर आप ऑफ रखते हो, इसको ऑफ रखते हो, ठीक है, ये सब ऑफ रख देने से आपका क्या होगा, आपका सिस्टम ऑप्टिमाइज होकर चलेगा। काफी ज्यादा इसमें से जो लोड है ना वो सेफ हो जाएगा। कैप्चर मोड एंड गेम मोड ये सब ऑफ रखना। ये देखो ये भी गेम मोड ऑफ रखना, ठीक है। और एक्सबॉक्स नेटवर्किंग ये सब जो भी है ये सब ऑफ रखना। तो ये पहला बात, सर, इसको आप ऑफ जो रखना। आपने ये गेमिंग वाले पे गए थे, आपने उसको भी डिस्कनेक्ट करा था, ये जो फर्स्ट ऑप्शन आता है सर? हाँ सारा ऑफ कर देना जो भी ऑप यहाँ पे आता है, अच्छा। ठीक है, ताकि आपका सिस्टम तो गेम मोड और बेसिकली उस इसका पे ना वर्क जाए। क्या है? ये जो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सबॉक्स है ना, ये काफी मतलब गेम कंसोल एक प्रोवाइड करता है। इसमें आप बहुत सारी गेम वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ओके। बट हैवी ग्राफिक्स चाहिए, हाई प्रोसेसिंग चाहिए इन सब चीजों के लिए। ऑलरेडी अगर ये मोड ऑन है तो आपके सिस्टम पे बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा टास्क लेता है, ओके। इसको ऑफ रखो, है ना। दूसरी चीज, आप अपने सिस्टम पर एक सेटिंग मिलेगा, टर्न ऑन। मैं यहाँ पे दिखाऊं, टर्न ऑन स्टोरेज सेंस, या सिंपल आप यहाँ पे लिखो स्टोरेज सेंस। तो यहाँ पे टर्न ऑन स्टोरेज सेंस का ऑप्शन आएगा, इसको आप हमेशा यहाँ से ऑन रखें। स्टोरेज सेंस ऑटोमेटिकली आपके अनवांटेड स्पेस को क्या करेगा, फ्री रखेगा। जो भी हिस्ट्री ऐसे कुछ है तो ये टाइम टू टाइम ऑटोमेटिक हमारी डिस्क क्या करेगा, सेंस करके उसको क्लीन करता रहेगा। देख रहे हो आप, इसको ऑन रखो, बस ऑन कर देना है, बाकी कुछ नहीं। बाकी टेम्परेरी अगर देखो तो यहाँ पे 30 MB की टेम्परेरी फाइल है, आप यहाँ से टेम्परेरी पहली बार कर दो, नहीं तो एक बार ऑन कर देने से ये सब कुछ क्या करेगा, मेंटेन करता रहेगा, राइट। टर्न ऑन स्टोरेज सेंस। दूसरी चीज, अब अगर आप यहाँ पे ऐप एंड ये नए कंट्रोल पैनल पे ऐप वगैरह की सेटिंग देखना चाहते हो, तो सेटिंग वाले पे ऑप्शन पे आ जाओ, होम सेटिंग, एप्स वगैरह आपको यहाँ पे भी मिलेगा। एंड यहाँ से आप देखो जो भी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो ये नया कंट्रोल पैनल बोल सकते हैं, ओके। जो भी चीज है आप एक बार यहाँ से राइट क्लिक करो, सेटिंग पे ओपन कर लो, और इसमें जो भी सेटिंग आप सर्च करना चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ माउस की सेटिंग को, तो माउस लिखूंगा, माउस सेटिंग आ गया, ओके। माउस की स्पीड को कम ज्यादा करना है ना, जो भी है यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। एडजस्ट माउस कर्सर साइज, अगर हम छोटा बड़ा रखना चाहते हैं, इतना बड़ा कर देना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, राइट। ये सब चीजें हैं, ओके। तो ये माउस साइज का कलर वगैरह इसका देखो यहाँ पे दिया हुआ, अच्छा अच्छा, आप चाहें तो जो भी सेटिंग आपको चाहिए सेटिंग वाले सेक्शंस में ही जाके आपको मिल जाएगा। अब मुझे जैसे यहाँ पे और क्या चाहिए, कोई सेटिंग बोलो आप। ब्राइटनेस वगैरह है या हाँ कुछ? ब्राइटनेस, जैसे ब्राइटनेस के लिए चाहिए तो मैं देख लेता हूँ, इसका एक कोई अलग सेटिंग है। तो ब्राइटनेस नाम से नहीं होगा, तो हमें पता है ब्राइटनेस किसके अंदर आता है, डिस्प्ले डिस्प्ले। सेटिंग में आता है। डिस्प्ले के अंदर। तो डिस्प्ले सेटिंग यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। वेट, अभी इसको हटाओ, होम पे आ जाओ, और यहाँ पे आया वायरलेस डिस्प्ले, रिजोल्यूशन डिस्प्ले, ये सब चीजें आ गई। तो कोई भी एक डिस्प्ले की सेटिंग आप ओपन कर लो, और यहाँ से आपको मिल जाएगा ब्राइटनेस से लेके हर चीज। आप इधर देखो, बगल में बहुत सारे ऑप्शंस दिखते रहेंगे, ओके। तो टेक्स्ट साइज है, एडवांस स्केलिंग मोड है, जो भी ऑप्शंस यहाँ पे मिलेगा, ओके, एडवांस। अभी यहाँ पे मेरा वीएम वेयर है तो कुछ फीचर यहाँ पे नहीं दिखाएगा, ओके, बाकी आप देख सकते हो। अब यहाँ से तो डिस्प्ले हमारा वो नहीं होगा ना, देखते हैं यहाँ पे ओपन करके, यहाँ से भी आपका ब्राइटनेस और ये सब ऑप्शन आ जाता है, तो अभी नहीं दिखा रहा है। बट आप अपनी मेन मशीन पर चेक करेंगे तो वहां पे आपको ऐसे यहीं पे दिखा देगा, ओके, बैटरी वाले सेक्शन पे, क्योंकि इसका तो डिस्प्ले हम, फिजिकली तो इसके फंक्शन की पे भी होते हैं। हाँ तो
हाँ उस पे भी होता है। तो ये मेन सेटिंग पर, मेन मशीन पर दिखाएगा, इस पे नहीं, क्योंकि इसका डिस्प्ले हम थोड़ी ना कम कर सकते हैं ऐसे वर्चुअल मशीन पे। ओके, हार्डवेयर नहीं सपोर्ट करेगा। दूसरी चीज सर और ये हो कुछ, रहा है उस पे, रियल हाँ पे हो रहा है। वीएम वाले पर है सपोर्ट, वीएम नहीं वेयर। सर, वीएम सर वाले पे वीएम नहीं है, वाले नहीं, वीएम जो पे तो। एक्चुअल है ना उस पे ये हाँ डिस्प्ले का उस पे तो रिकमेंडेशन होगा, उस पे डिस्प्ले पे 175 आपको मिलेगा। 130। हम्म, हाँ सर दिख रहा है उस पे ये। यस सर। तो उसमें मिलेगा। बाकी साउंड एंड सब कुछ है, आप देख सकते हो। स्टोरेज वगैरह यहीं से आप देखो चेक कर सकते हो, स्टोरेज सेंस वगैरह में स्टोरेज आ जाएगा। टैबलेट मोड यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग जैसे कि मल्टीपल विंडोज वगैरह आप ऑन कर सकते हैं। पता है कि नहीं आपको, ऐसे कुछ इस ड्रॉप ड्रैग ड्रॉप करके एक दो दो स्क्रीन आप कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 में यही चीज कैसे कर दी गई है, पूरा का पूरा यहीं पे कर दिया गया। इस पे देर देर तक माउस रखो तो आ जाता है कि कैसे एडजस्ट करना है विंडोज को, राइट। ये सब चीजें। ओके। तो ये हमारा सिंपल विंडोज 10 का सेटिंग रहा। फिर हम लोग कंट्रोल पैनल, यूजर फायरवॉल, ऐप स्टोर आपको बताया ही कहाँ से क्या होगा, फाइल मैनेजमेंट, डायरेक्टरी पार, ये सब बनाना बता देंगे, डिस्क पार्टीशन बताना बता देंगे। एंड इंस्टॉलिंग वगैरह एप्लीकेशंस का आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से आप यूज कर सकते हो, या जो भी सॉफ्टवेयर है डाउनलोड कर सकते हो, गूगल से भी एक्सी फाइल कर सकते हैं। बैकअप एंड रिस्टोर आपको दिखाएंगे, तो ये कल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सारी चीजें। ठीक है सर। सर आप क्या क्लस्टरिंग का कुछ बताते हो, लाइक कैसे क्लस्टरिंग में क्लस्टर किस का? चीज पर क्लस्टर, सर जैसे सर्वर में? क्लस्टर्स कैसे, हाँ सर, सर्वर पर क्लस्टर्स कैसे हम लोग बनाते हैं, या फिर हाँ क्लस्टर्स में ये जियो क्लस्टर्स क्या होता है, या फिर सर्वर पे फेल एंड ओवर कोर क्लस्टर क्या डिवाइसेस कहता पे हो? आपको क्लस्टर्स वगैरह बताया जाता है। सर हाँ, मुझे क्लस्टर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो कि सर ये सिंपल दो एजी तीन, क्लस्टर क्या होता एक है? दो टॉपिक है, दो एक दो मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक पर तो नहीं होता है, बट सर्वर वगैरह का देखेंगे हम, कोई आर्टिकल्स होगा सेंड कर देंगे, आप मैनेज कर लेना, आसान है बहुत। लॉग इन करते हैं इसको। बेसिक कल डिटेल्स हमने कुछ बता दिया था सभी को कि विंडोज 10 को कैसे बेसिक सेटिंग्स या टास्क मैनेजर या टास्क बार वगैरह की सेटिंग वगैरह होती है। तो अभी हम लोग एक एक सेटिंग कवर करते हैं। कंट्रोल पैनल भी मैंने कल आपको रिव्यू किया था कि कैसे कंट्रोल पैनल का डिटेल्स होता है हमारे इस पर्टिकुलर ओएस में। जैसे कि दो तरीके का कंट्रोल पैनल देखने को मिलता है, एक ये ओल्ड टेक्नोलॉजी या ओल्ड डिजाइन पर क्लास बोल सकते हैं, और एक आप यहाँ से राइट क्लिक करके सेटिंग में जाकर ओपन करते हो, तो स्टार्ट मेन्यू से सेटिंग में। ओके, तो यहाँ से आपको एक न्यू सेटिंग देखने को मिलता है। कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को ऐड या रिमूव करने के लिए। सिस्टम बेस्ड सेटिंग, डिवाइसेस, फोन, एप्स, गेमिंग, प्राइवेसी, सर्च, अपडेट, ईज ऑफ एक्सेस, अकाउंट्स। ओके, सो ये सारे सेटिंग्स बेस हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करते हैं, सेट करते हैं। तो कल मैंने कुछ सेटिंग्स वगैरह भी जो यहाँ पे दिखाया था, बहुत सारी चीजें एंड एप्लीकेशन वगैरह यहाँ से इंस्टॉल करने के लिए देखो सब ऑप्शंस दिया हुआ है। ओके, सेम ऐसे ही अगर आप पुराने वाले इस पे आकर चेक करते हैं तो सेम आपको देखने को मिलता है कि सिक्योरिटी, सिस्टम एंड सिक्योरिटी, नेटवर्क एंड इंटरनेट, हार्डवेयर एंड साउंड। ओके ओके, तो ये हमारा एक पुराना सेटिंग देखने को मिल जाता है, जहाँ से आप सारा सेटअप वही कर पाते हो। इसमें प्रोग्राम को अनइंस्टॉल और इंस्टॉल करने के लिए ये कुछ ऑप्शंस यूज करते हैं, हार्डवेयर वगैरह को मैनेज करने के लिए, सिस्टम सिक्योरिटी, फायरवॉल ऑन ऑफ, इन सब चीज़ों के लिए ये। बट बेस्ड विंडोज 10 अगर आप यूज कर रहे हैं तो बेस्ट है कि आप यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से सेटिंग में जाएं। ओके, तो कंट्रोल पैनल कंप्लीट सेटिंग को मैनेज करने के लिए है। यूजर मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिंपल, हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर बहुत सारे यूजर बने होते हैं, जैसे कि एक लोकल यूजर होता है, गेस्ट यूजर होता है, और एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर के पास पूरी राइट्स होती है कोई भी चेंजेस करने के लिए, और लोकल यूजर सेटिंग तो चेंज कर पाएगा बट वो सिस्टम बेस्ड सेटिंग या सिक्योरिटी बेस्ड सेटिंग नहीं कर पाता। एंड गेस्ट यूजर तो कोई भी सेटिंग नहीं कर पाएगा, और वो सिंपल लॉगिन करने के लिए होता है। सभी यूजर को चेक करने के लिए विंडो आर, और यहाँ पे LUSRMGR.MSC, ओके, लोकल यूजर मैनेजमेंट डॉट MSC,
या लोकल यूजर मैनेजर आप यहाँ से ओपन करेंगे, ऐसे आपको मिलेगा। अब यहाँ से देखो एक यूजर प्रॉपर्टी है, इसको ओपन करो। अब यहाँ से गेस्ट यूजर डिसेबल होता है, बाय डिफॉल्ट सारे यूजर डिसेबल होते हैं, जो आपने बनाया है वो इनेबल होता है। तो अब यहाँ पे ये जो विंडोज 10 है, इसकी प्रॉपर्टी अगर आप चेक करते हो तो ये क्या है आपका मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब ये लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है। ओके, तो ये सारी सेटिंग या सारी प्रिविलेज इसके पास नहीं होगी। तो अगर हम चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर यूजर को या कोई एक यूजर एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे वो करना या सुपर यूजर की प्रिविलेज इनेबल करना अपने कंप्यूटर सिस्टम के लिए, तो हम इस वाले एडमिनिस्ट्रेटर को क्या करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे और अनलॉक कर देंगे, यानी कि डिसेबल कर देंगे। एंड जो डिसेबल ऑप्शन है अनचेक करेंगे एंड देन आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे, आपका ये इनेबल हो जाएगा। बट इस यूजर की जरूरत तभी होती है जब आप कोई सिक्योरिटी बेस्ड चेंजेज या अपने कंप्यूटर सिस्टम पे करते हो। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे इसको इनेबल करके रखा और कोई भी तरीके का ब्रीच आपके कंप्यूटर सिस्टम पर होता है, तो आसानी से कोई भी जो अटैकर है वो आपके नेटवर्क के अंदर जो पीसी आपका ये है और इस पे एडमिनिस्ट्रेटर इनेबल है, तो इसके साथ वो कोई भी चेंजेस कर सकता है या सुपर यूजर की प्रिविलेज ले सकता है, एस्केलेट कर सकता है, सब चीजें। तो बेस्ट है कि हम इस यूजर को तभी यूज करें जब हमें जरूरत हो एंड देन उसको डिसेबल रखें। तो हम डिसेबल रखते हैं। मान लिया कोई भी प्रोग्राम हमें एज एडमिनिस्ट्रेटर पे रन करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर राइट क्लिक करने पे आता है ना, हम कर लेंगे। पासवर्ड मांगेगा तो हम अपने एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का पासवर्ड दे देंगे, इनेबल कर दिए हैं तो, राइट। तो ये बहुत सारे प्रोग्राम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने से हो जाते हैं ये सारी चीजें, तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। इन केस अगर है तो डेफिनेटली आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और कमांड क्या यूज करी थी चेक करने के लिए? एल यूजर, ये नोट कर लो आप, हो गया। तो यस यहाँ सर। पर हम लोग आ जाते हैं फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन को लेके। फायरवॉल की सेटिंग काफी इंपॉर्टेंट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए। नया यूजर बनाना है तो यहाँ से आप देखो न्यू यूजर राइट क्लिक करके बना सकते हो, है ना। यूजर का नाम पासवर्ड जो भी देना चाहते हो यहाँ से दे सकते हो। ओके, बाकी अगर आप सेटिंग में जाते हो वहां से भी आपको मिल जाता है, कंट्रोल पैनल में भी यूजर का कंप्लीट आपको देखने को मिल जाता है। यूजर अकाउंट में आप आ जाएंगे तो यहाँ पे भी देखो विंडोज 10 है, ये लोकल अकाउंट है, एडमिनिस्ट्रेटर बेस्ड पर काम कर रहा है। और यहाँ से आप इस अकाउंट का नेम जो भी है चेंज कर सकते हो, प्रोफाइल हर चीज। और मैनेज अनदर यूजर अकाउंट में आप अपना यूजर अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ से अब सिंगल कंसोल पे हमें कमांड से ये कंसोल मिल जाता है जहाँ से हम इजिली कर सकते हैं मैनेज। ये दोनों ऑप्शन है जहाँ से भी आप कर लो। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे कंट्रोल पैनल की सेटिंग को ओपन करो और यहाँ से देखो फायरवॉल का सेटिंग है। फायरवॉल में आप आ जाओ, विंडोज डिफेंडर फायरवॉल। एंड इस पर्टिकुलर सेटिंग में आपका जो भी यहाँ पे है सेटअप वो ऑन होना चाहिए। जैसे कि अभी हमारा यहाँ पे इंटरनेट चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ इंटरनेट अभी ना चले, तो अपना नेटवर्क अडॉप्टर ऑफ कर देता हूँ नेटवर्क के अंदर, और इंटरनल अडॉप्टर, ताकि ये हमारे मेन मशीन से कनेक्ट ना हो। ये इस वजह से आप फायरवॉल ऑफ रखें ऑन रखेंगे, क्योंकि किसी भी तरीके का अगर सिक्योरिटी ब्रीच होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम पे, मालवेयर वगैरह सेंड किया जाता है नेटवर्क में, आप किसी अननोन वेबसाइट पे, ट्रस्टेड वेबसाइट पे विजिट कर लेते हो, तो उस कंडीशन में आपका जो डेटा है ना वो सिक्योर रहेगा, राइट। अगर फायरवॉल इनेबल है तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। तो ये ऑन होना जरूरी है। प्लस ऑन होने के साथ आप यहाँ से ब्लॉक द सेशन कर सकते हैं। ब्लॉक करने का मतलब कि नोटिफिकेशन नहीं आपको मिलेगा डायरेक्टली, वो जो भी मतलब अनवांटेड रिसोर्स से ट्रैफिक आएगा या कोई मालवेयर होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे इंस्टेंटली ब्लॉक हो जाएगा। ओके, सो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, टू ब्लॉक द इनकमिंग कनेक्शन इंक्लूडिंग दीज इन द लिस्ट ऑफ अलाउड एप्स। ओके, तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। एंड नेक्स्ट यहाँ पे पब्लिक प्रोफाइल के लिए सिंपल प्राइवेट नेटवर्क एंड पब्लिक नेटवर्क होता है, नेटवर्क डेजिग्नेशन का नाम है। तो प्राइवेट पब्लिक ये आपको रखना है दोनों। अगर मान लिया पब्लिक आप नेटवर्क में नहीं जाते हैं तो इंटरनेट और इन सब चीजों से रिलेटेड आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। एंड ये मतलब ऑन रहेगा तो ये पब्लिक लेवल पर बाहर के नेटवर्क को भी मेंटेन करेगा सारी चीजें। ओके, प्राइवेट मतलब आपने कोई प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट कर रखा है उससे ये सिक्योर करेगा। तो दोनों को टर्न ऑन रखें। ये अगर आप ब्लॉक सर वाला ये ऑप्शन, ऑप्शन
ऑप्शन तो सर जो ये आपके पास दिखाया जा रहा है वो ऑप्शन तो रेड में आ रहा है और उस पर क्लिक ही नहीं हो रहा। नहीं तो एंटीवायरस पड़ा होगा आपके कंप्यूटर पे, ठीक है? कोई एंटीवायरस पड़ा है? सर सर एक मेरे बार को फिर भी से और बता है। देना। और सर ये वाली कमांड भी रन नहीं हो रही मेरे इस पे, तो जो आपने दी तो ना विंडोज, LUSR। हाँ तो यहाँ से चले जाना आप, यहाँ यूजर वाले में, ठीक है? पर क्योंकि सर वैसे यही है LUSMGR.MSC, राइट सर? हाँ, यूजर अकाउंट्स, ओके। तो अभी क्या कोई कुछ और पूछ रहा है? सर वो फायरवॉल वाला एक बार फायरवॉल। और फिर से फायरवॉल अगेन। वाला आप यहाँ पे आएंगे और कंट्रोल पैनल में ये सिस्टम एंड सिक्योरिटी है, ठीक है? और यहाँ से फायरवॉल है, ठीक। यहाँ से ऑन ऑफ करके यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिया हुआ मैनेज कर सकते हो, तो ऑन ऑफ करके बस रखना जरूरी है। और फिर उसके बाद आप इस पर्टिकुलर फायरवॉल से अपने कंप्यूटर को सिक्योर कर पाएंगे। ओके। ऐप स्टोर वगैरह आपको तभी यूज करने को मिलेगा या प्रॉपर यहाँ से इंटरनेट चल रहा होगा तो आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड और इन सब चीजों के लिए कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने दिखाया था ऐप स्टोर, तो उसको भी मैं यहाँ पे दोबारा से ओपन कर देता हूँ। अगर कोई मतलब जेन्युइन ओएस आप यूज कर रहे हैं तो काफी अच्छे फीचर इसमें आपको मिल जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट का ऐप स्टोर है, बाकी तो सारे एप्लीकेशन आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से सर आपको मिल जाता है। ओके, तो ये देखो सारे एप्लीकेशंस हैं। कुछ एप्लीकेशंस जो मोबाइल बेस्ड होते हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, बट मोबाइल जैसा नहीं वर्क करेगा एग्जैक्टली, बट हाँ उसका एक प्लगइन्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं। देन फाइल मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो जो भी हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम पे डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, फाइल फोल्डर क्रिएट करते हैं, उससे रिलेटेड है। और जैसे मान लिया कि आपने डेस्कटॉप पे, अब मैं माई कंप्यूटर के अंदर आकर कोई ड्राइव क्रिएट करके या इसके अंदर डेटा रख सकता हूँ जहाँ कहीं भी रखना होगा। वैसे ही मैंने यहाँ पे भी कुछ डायरेक्टरी बनाया है। डायरेक्टरी बनाने के लिए राइट क्लिक और ये सब ऑप्शंस आप लोगों को पता है। कमांड प्रॉम्प्ट से भी आप डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो सारी चीजें। ओके, कि कमांड से हमें बहुत सारी चीजें चेक करने को मिल जाता है। जैसे नेटवर्क स्टेटस चेक करना है तो नेट स्टैट आप लिख कर एंटर करेंगे, आपका नेटवर्क स्टेटस यहाँ पे दिखा देगा, है ना? जो भी नेटवर्क स्टेटस होगा। तो अभी मेरा ऑफ है, इस वजह से आप कोई डेटा नहीं है। पिंग कमांड सभी लोगों को पता है कि किसी भी पर्टिकुलर टारगेट से रिप्लाई लेने के लिए पिंग कमांड का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे 127.0.0.1 इसके साथ मुझे रिप्लाई लेना है, तो मैं यहाँ पे पिंग लिखूंगा, पिंग स्पेस 127.0.0.1 एंटर। तो किसी भी टारगेट से यहाँ पे हमें रिप्लाई देखने को मिल जाएगा और रिप्लाई आएगा, आसानी से हम यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे, उस पर्टिकुलर होस्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमारे पे इंटरनेट चल रहा है कि नहीं, गूगल से हमें रिप्लाई मिल रहा है कि नहीं देखना चाहते हैं, गूगल क्यों नहीं चल रहा है, तो एक बार पिंग करके चेक कर लें google.com, तो कह रहा है ऐसा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इंटरनेट अगर होता तो यही चीज हमें ओके मिलता। ओके, दूसरी चीज यहाँ पे हम लोग नेटवर्क स्टेटस चेक करने के लिए नेट स्टैट कमांड, ये कुछ कमांड्स हैं जो याद रखना आप लोग, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इसका ये मैं नोट्स आपको भेज दूंगा। नेटवर्क स्टेटस के लिए नेट स्टैट NETSTAT पिंग कमांड आप लोगों को पता होगा, अभी ये आगे भी यूज होगा। प्लस दूसरी चीज यहाँ पे MD कमांड से डायरेक्टरी बनता है, CD से डायरेक्टरी चेंज होता है, ओके, एंड RD से डायरेक्टरी रिमूव होता है। ओके, तो ये सब है। बाकी IP कॉन्फ़िग से IP चेक करने के लिए होता है। एंड दूसरी चीज यहाँ पे TRAC ट्रेसर्ट स्पेस, अब मान लिया google.com, ऐसा कर देते हो तो आप इस नेटवर्क को ट्रैक कर सकते हो कि आप google.com तक रीच जो कर रहे हो, नेटवर्क पाथ क्या है आपका। ओके, तो अपने पैकेट को ट्रेस करने के लिए ट्रेसर्ट स्पेस google.com ऐसे टाइप करते हो आप। ओके, ये चीज होता है। आप लाइव जब भी गूगल आपके सिस्टम पे एक्सेस हो रहा है या कोई भी, दिस इज द टारगेट सर्वर IP, तो आप पता कर सकते हो कि यहाँ हमारे और गूगल के बीच में क्या नेटवर्क वर्क है या नेटवर्क इंफॉर्मेशन क्या है, डिटेल्स पता कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा यहाँ पे और कुछ बेसिक कमांड्स तो यहाँ पे नहीं वो है। बाकी विंडो आर करके बहुत सारी चीजें आप लोग यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं एंड उसको मैनेज कर सकते हैं। ओके, विंडो आर करके जो जो भी चीजें होती हैं, जैसे अपने सिस्टम की स्पीड इफिशियंसी को मेंटेन रखने के लिए कुछ समय या वीकली हमेशा टेम्प फाइल को क्लियर करते रहो, है ना, परसेंटेज टेम्प लगा कर क्लियर करते रहो, ये ऐसे लिख के बस
ओके। एंड यहाँ पे आप रिसेंट को भी डिलीट करते रहो, जैसे रिसेंट लिख के एंटर करो तो रिसेंट पे भी कुछ ओपन होगा जो भी रिसेंटली ओपन किया गया होगा, और इन सभी फाइल्स को, ये हिस्ट्री होती है, डिलीट कर दिया करो, है ना। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे शिफ्ट के साथ परसेंटेज लगाओ एंड टेम्प लिखो, फिर परसेंटेज और एंटर करो। टेम्परेरी जो भी फाइल है आपके सिस्टम से वो डिलीट हो जाएगा। तो ये आपका सिस्टम कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्प्रूव वे के इम्प्रूव्ड होकर काम करेगा या अच्छा काम करेगा, है ना। फालतू का जो मतलब नहीं होता हिस्ट्री लॉग है, ये सब डिलीट हो जाएगा। ओके, तो ये सब चीजें होती हैं फाइल मैनेजमेंट के लिए। ये सब चीजें जरूरी है। फाइल मैनेजमेंट हमेशा, यानी कि किसी भी पार्टीशन को आप क्रिएट कर रहे हो, नया पार्टीशन ऐड कर रहे हो, तो हमेशा आप याद रखो कि आपका जो पार्टीशन होना चाहिए एटलीस्ट NTFS पे फॉर्मेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक हार्ड डिस्क ऐड करता हूँ वर्चुअली, जैसे कि यहाँ पे स्टोरेज में हम आ गए। स्टोरेज में अभी कुछ है नहीं, लाइव मशीन पे है तो अभी स्टोरेज हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, बट हमारे पास यहाँ पे C ड्राइव है, 10 GB फ्री है, तो अभी हम इसी में से श्रिंक कर लेंगे डेटा, तो आसानी से मैनेज हो जाएगा। श्रिंक करना कैसे क्या है पार्टीशन पूरा मैं बता दूंगा। तो डिस्क मैनेजमेंट अब यहाँ पे आ ही रहा है तो हमें करना पड़ेगा, तो चलिए पार्टीशन क्रिएट करते हैं और फाइल मैनेजमेंट के लिए बेस्ट फाइल सिस्टम हम लोग सेलेक्ट करते हैं विंडोज 10 में जो सबसे बेस्ट है। चलिए देखते हैं क्या है। अभी अगर हम अपने विंडोज का वर्जन चेक करना चाहें तो लिखेंगे विनवर और एंटर करेंगे। नाउ सी विंडोज 10 एंटरप्राइज, और आप चेक कर सकते हो। ओके, ये विंडोज 10 का एंटरप्राइज एवोल्यूशन, राइट। तो अब यहाँ से मान लिया कि मुझे डिस्क की प्रॉपर्टी ओपन करना है और मुझे अपना पार्टीशन मैनेज करना है। मेरा पार्टीशन या C ड्राइव में ज्यादा स्पेस है, मुझे बाहर निकालना है, जो भी है। तो आप अपने कंप्यूटर पर, माई कंप्यूटर पर भी राइट क्लिक करके, शायद प्रॉपर्टी ऑप्शन, नहीं, नॉट फ्रॉम प्रॉपर्टी, क्लिक एंड सेलेक्ट मैनेज, and here you can access disk management setting. Okay, and you can manage all disk label and partitions. तो ये भी यहाँ से मिल जाता है, and also you can right click on start menu and select disk management. Okay, तो डायरेक्टली आपको वो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ से ओपन हो जाने के बाद हमारे C ड्राइव में कितना GB फ्री है, 10.2 GB फ्री है। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मेरा C ड्राइव है एंड मैं यहाँ वाले ऑप्शन पे आ गया जो मैंने अभी डिस्क मैनेजमेंट को डायरेक्टली ओपन किया, और यहाँ पे ये सिस्टम रिजर्व और ये जो हेल्दी पार्टीशन के लिए, इसको आपने टच नहीं करना है ना, नहीं तो आपका OS करप्ट हो जाएगा। इन दोनों पार्टीशन को एज इट इज छोड़ देंगे क्योंकि ये सिस्टम रिकवरी के लिए और ये रिजर्व के लिए है, तो ये हमारा विंडोज हेलो सर। बूट होने में हेल्प करता है। हाँ सर ये जो डिस्क mgmt .msc का कमांड है सर, ये मेरे में रन नहीं ले रहा है। तो मे बी इंटरनल कमांड या कुछ बग वगैरह हो, है ना। मेरे में रन ले रहा है तो सर तुम्हारे में नहीं, रन मैं लेना एक चाहिए। क्वेश्चन है मेरा, ये डी में सर, डी कैपिटल डी होता है या स्मॉल डी? कोई भी डी ले लो, ठीक है। ओके सर, मैं देखता हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है, C ड्राइव में आ जाएंगे। साथ में प्रैक्टिस ना करो, यहाँ ध्यान दो, साथ में प्रैक्टिस कर पाएंगे क्या? नहीं पहले समझो, सर, उसको एक लिखो, नोट करो, है ना। अगर थोड़ा बहुत कुछ चीज होती है तो उसको, मेरे में रन नहीं हो रहा है, उसमें आधा दिमाग उधर चल रहा होगा, आधा इधर चल रहा होगा, ऐसे ही आगे की चीजें कैसे समझोगे। चलो यहाँ पे C ड्राइव में हम क्या बता रहे हैं, अभी मैंने क्या बताया, ये रिकवरी पार्टीशन से क्या कर सकते हैं। ये दोनों को मतलब कि कुछ करना सर नहीं है, रिबूट वो और ओएस सिर्फ के लिए होता है। ओएस करप्ट हो सकता है अगर इसे हाँ, तो इसको रिमूव नहीं टच करेंगे। करना है। C ड्राइव में हम नहीं लोग आते हैं, यहाँ पे भी हमारा बूट फाइल है, पेज फाइल है ना, क्रैश डंप, प्राइमरी पार्टीशन, ये सब इसके अंदर हेल्दी पार्टीशन है। इसमें भी हमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, बाय डिफॉल्ट जितना उतना रहने दें, बट हाँ अगर फ्री स्पेस है तो उसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट क्लिक करो, यहाँ पे श्रिंक वॉल्यूम का ऑप्शन आता है। श्रिंक वॉल्यूम मतलब होता है कि यू कैन श्रिंक एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम योर रनिंग ड्राइव। ओके, तो मेरा रनिंग यहाँ पे C है और मैं इसमें से कुछ स्पेस श्रिंक कर लेता हूँ, मतलब खींच लेता हूँ, बाहर कर लेता हूँ। सो 10 GB का हमारे पास फ्री स्पेस है टोटल, यहाँ पे आ गया। सो मैं यहाँ पे 5 GB का या 2 GB
2000 MB मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है MB 2000 MB इज इक्वल टू 2 GB होता है, बट एग्जैक्ट वैल्यू 2048 होता है, तो ये समझेंगे। एंटर करेंगे एंड यहाँ पे आप देखोगे एक पार्टीशन अलग से अनलोकेटेड में आपको मिलेगा, राइट। अनलोकेटेड मीन होता है कि दिस इज द अनलोकेटेड स्पेस नॉट इन यूज्ड, ओके, ये अभी यूज में नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको यूज में लाने के लिए आप इस पे राइट क्लिक करें, न्यू सिंपल वॉल्यूम एंड नेक्स्ट। आप पार्टीशन कितने जीबी का बनाना चाहते हैं, तो मेरे पास 2 GB है, वैसे इतना पूरा मैं ले लेता हूँ, या स्पेस कम करना है जो भी है मैनेज करो। एंड देन फाइनली आपको एक पार्टीशन वैल्यू मिलेगा, लेबल की क्या देना है, तो मैं यहाँ पे लेटर दे देता हूँ कोई भी एक, है ना, अपने वॉल्यूम के लेबल के लिए। मान लिया कि मैं इसको के से डिनोट करना चाहता हूँ, या बाय डिफॉल्ट ई है, ई रहने देते हैं, ओके। एंड जस्ट आपको नेक्स्ट करना है। फिर यहाँ पे हमारा फाइल सिस्टम आ जाएगा कि अगर फाइल हमें मैनेज करना है बेस्ट वे से, तो हम लेटेस्ट जो भी हमारा सपोर्ट करता है उसको सेलेक्ट करें। तो लेटेस्ट हमारा फैट और फैट 32 या NTFS में कौन सा है, NTFS। NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है। आपके सिस्टम में इंक्रिप्शन ऑप्शन या सिक्योरिटी एल्गोरिदम को ये हमेशा मेंटेन रखता है, ओके। जो वायरस अटैक होता है इन सब चीजों से भी सिक्योर रखता है। फास्ट मतलब कि आपके सिस्टम का एक्सपीरियंस या स्पीड देखने को मिलता है, तो ये बेस्ट है आपके लिए। एंड यहाँ पे आप वॉल्यूम का जो नाम देना चाहते हो, जैसे कि जिस नाम से आप अपना पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हो, परफॉर्म क्विक फॉर्मेट, आप ये सब जो भी करना चाहें कर सकते हैं, ओके। अगर फोल्डर कॉम्प्रेशन कर देंगे तो इसके अंदर जो भी फोल्डर आप रखोगे वो कॉम्प्रेस्ड होकर स्टोर होगा, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, बाद में भी आप इसको इनेबल कर सकते हो। पार्टीशन बनाने के लिए जस्ट इतना करके आपने फिनिश कर देना। अब यहाँ पे 2 GB का हमारा पार्टीशन बन गया। अब यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और इसको ओपन करते हैं, और इसके अंदर जो भी डेटा आपको रखना है रख सकते हो। लाइक अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, एक नया पार्टीशन क्रिएट करूँ, ई ड्राइव ये बन के आ गया, ये आ गया। अब इस पे मैं एक पर्टिकुलर फोल्डर पर भी NTFS में है, तो हम NTFS में इंक्रिप्शन एंड कॉम्प्रेशन जो वहाँ पे ऑप्शन था अलाउ कर सकता हूँ, जैसे राइट क्लिक करके। ये सब फाइल सिस्टम टेक्नोलॉजी का फीचर है। तो यहाँ की प्रॉपर्टी आप ओपन करो जिस भी फोल्डर पे लगाना चाहते हो। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एडवांस ऑप्शन है, इस पे क्लिक करो। अब यहाँ पे कॉम्प्रेस एंड इनक्रिप्ट, अगर आप कॉम्प्रेस इनक्रिप्ट दोनों बारी बारी से कर देते हैं तो आपका जो फाइल है ना, ये एक ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर में दिखाएगा, और वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट होगा। यानी कि कोई हैकर अटैकर या कोई वायरस इस फोल्डर को जल्दी से मतलब मैनिपुलेट या कॉपी या कुछ ऐसे नहीं कर पाएगा, उसको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ओके। बट इतना ज्यादा एडवांस लेवल पे सिक्योरिटी नहीं है, ओके। तो ये सब है। तो ये पूरा प्रोसेस है हमारा, फाइल वगैरह मैनेज करना और इन सब चीजों को देखना इजिली आप कर सकते हैं। पार्टीशन को डिलीट करना है तो यहाँ से एग्जैक्टली आप डिलीट कर दो, डिलीट करो, ये डिलीट हो गया, डिलीट पार्टीशन एंड सी। अब मुझे इस पार्टीशन को क्या करना है, सी के साथ मर्ज करना है दोबारा से। तो मैं राइट क्लिक करूंगा, एक्सटेंड वॉल्यूम मतलब बढ़ाना। एक्सटेंड का ऑप्शन तभी आएगा जब अनलोकेटेड स्पेस होगा। अगर मैं इसका पार्टीशन बना दूं तो यहाँ एक्सटेंड नहीं कर सकता, फिर ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। ऐसे श्रिंक ऑप्शन तभी आएगा जब इसमें फ्री स्पेस होगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो एक्सटेंड कर लेते हैं नेक्स्ट, और कंप्लीट हमारा जो भी स्पेस है यहाँ पे टोटल लिख के बता रहा है, तो मैं पूरा यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अभी देखो ये पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया, ओके। तो ये रहा हमारा पार्टीशन मैनेजमेंट। इसका कमांड से अगर आपने ओपन करना है तो विंडो आर disk mgmt.msc और एंटर करोगे, ये चीज आपको डायरेक्टली ओपन करके दे देगा, ओके। बट आप यहाँ से राइट क्लिक कर लो, डिस्क मैनेजमेंट यहाँ से ओपन कर लो। अगर किसी में कोई कमांड एग्जीक्यूट नहीं होता है तो अपना वर्जन चेक कर लो। बहुत सारी कमांड्स होती हैं जो आपके होम एडिशन में सपोर्ट नहीं करती हैं, राइट। तो आपका एंटरप्राइज या जो प्रोफेशनल एडिशन है उसी में सब काम करेगा। एडिशन चेक करने के लिए आप क्या करोगे, अपना माई कंप्यूटर का प्रॉपर्टी चेक कर लो, या फिर विंडो आर लिखकर यहाँ पे WinVer लिख दो, यानी विंडोज वर्जन, और एंटर करो। तो ये वर्जन यहाँ से चेक कर लेना, उस हिसाब से होगा। अगर कोई भी कमांड और भी सर्च करते हो, ट्राई मारते हो और वो नहीं मिलता है, तो एक बार देख लो कि disk mgmt कमांड फॉर विंडोज 10 और थोड़ा सा गूगल में टाइप कर लो, ओके। तो बहुत सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। एंड देन अब यहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी सेटिंग आपको बता दिया कि बेस्ट सिक्योरिटी सेटिंग सबसे पहले क्या है कि ये जो आपका डिफेंडर है ना, यहाँ से देखो अभी येलो मार्क दिख रहा है, तो ये विंडोज 10 में डिफॉल्ट सिक्योरिटी सेटिंग है। अब यहाँ से
अब ये क्या ऑप्शन कह रहा है, साइन इन करो अकाउंट माइक्रोसॉफ्ट से, तब हम प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो ठीक है, हमारे पास नई अकाउंट है, हम ऑफ कर देते हैं। एंड यहाँ पे कह रहा है वायरस एक बार स्कैन कर लो। ठीक है, स्कैन करा देते हैं, क्विक स्कैन, एंड देन बैक करते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है कि ऐप फीचर वगैरह इनेबल कर दो, तो मैं इसको भी इनेबल कर देता हूँ। सी, टर्न ऑन कर दिया। सर हेलो सर। हाँ हेलो। सर मैं एक क्वेश्चन थी कि मेरे सिस्टम पे एक लोकल डिस्क एच नाम वॉल्यूम से क्रिएट हुई है ऑटोमेटिक, उसमें एक भी फाइल या एक भी फोल्डर मैंने उसमें नहीं डाला, फिर भी वो 499 MB का वो वो क्रिएट हुआ सिस्टम और रिजर्व के लिए 139 होता है, उसमें कुछ नहीं रखना होता है, ठीक है। ओके सर। वो सिस्टम रिजर्व अभी मैंने जो दिखाया देखा ना वहाँ पे सिस्टम हाँ रिजर्व के लिए, तो वो एक्सेस नहीं करना है और ना ही उसमें डेटा रखना है, वो सिस्टम के लिए होता है, ठीक है। तो ये देखो ओके सर। सिक्योरिटी सेटिंग मैंने स्कैन कर दिया और सब कुछ अभी ग्रीन हो गया, हमारा सिक्योरिटी ओके है, ठीक है। तो बस इतना आप करके यूज कर सकते हो। बाकी अगर आपको सिक्योरिटी मेंटेन करना है तो इंटरनेट पर आएंगे एंड आप यहाँ से बेस्ट एंटीवायरस अगर 2022 में बाई कर रहे हैं, सो बेस्ट एंटीवायरस, ये सब चीजें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, रिव्यू मार्केट क्या है, कैसे किसका क्या जा रहा है, तो एक एक करके आप पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स होंगे जो टेस्ट करके इन सब चीजों के बारे में बताए होंगे, तो 2022 में आर्टिकल्स है इसके बारे में पढ़ लेना। बहुत सारे लोग यहाँ पे वो करते हैं। तो यहाँ पे बिट डिफेंडर आपका बेस्ट एंटीवायरस है, यानी कि जो इनबिल्ट माइक्रोसॉफ्ट का है वो। उसके बाद नॉर्टन का बताया जा रहा है, मैक के लिए वेब रूट करके है कोई, और ऐसे करके सारी चीजें, ओके। तो ये सब एंटीवायरस वगैरह जो थर्ड पार्टी प्रोग्राम्स हैं आप इंस्टॉल कर सकते हो, बट सारे एंटीवायरस नहीं कि मार्केट में 200 रुपए का कोई बाई कर लिया और उसको इंस्टॉल किया। एटलीस्ट आप अच्छा एंटीवायरस बाई करेंगे, है ना, जिसमें सारे अच्छे फीचर हों और ट्रस्टेड कंपनी का हो, नहीं तो एंटीवायरस भी आपके डेटा को बाईपास करता है, ओनर के पास सेंड करता है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है तो डाउनलोड करिए और डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉलेशन आपने आता है। डिवाइस मैनेजर मतलब होता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम पर अगर कोई हार्डवेयर वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से या उसका ड्राइवर नहीं इंस्टॉल हो रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कैसे करना है, राइट क्लिक करो माई कंप्यूटर पे, मैनेज ऑप्शन पे यहाँ पे आओ और फिर यहाँ पे डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन ये मिलेगा और जितना भी हार्डवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम पर लगा है वो सब यहाँ पे डिस्प्ले होगा। जैसे कि मान लिया यहाँ पे नेटवर्क एडाप्टर है और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे नेटवर्क एडाप्टर पे इंटरनेट कार्ड लगा हुआ है। अगर मेरा ये एडाप्टर नहीं है या वर्क नहीं कर रहा है तो हम लोग, जैसे कि अब इंटरनेट ही नहीं चल रहा है तो हम लोग ऑनलाइन सर्च भी नहीं कर सकते। नहीं तो आप क्या कर सकते थे, अपडेट कर सकते थे यहीं से राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर, या जो भी ऑप्शन यहाँ पे आता है इंस्टॉल वगैरह करने के लिए भी आता है। जैसे यहाँ पे देखो कोई डिवाइस येलो मार्क दिखा रहा है, मतलब कि ये डिवाइस अवेलेबल या इसका ड्राइवर प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं है, तो इस पे राइट क्लिक करो, अपडेट ड्राइवर पे आ जाओ। इंटरनेट अगर चल रहा है तो सर्च ऑटोमेटिकली इस पे कर दो, इसका जो भी बेस्ट ड्राइवर होगा इंटरनेट से इसमें मिल जाएगा। बट ये ट्रिक या ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ बोल सकते हो कि 50% वर्क करता है, सभी चीजें सर्च नहीं होती बाय डिफॉल्ट। तो इन सब चीजों को सर्च करने के लिए क्या कर सकते हो आप, कोई भी ड्राइवर आपको चाहिए, जैसे मेरा जो भी लैपटॉप है, लैपटॉप का मॉडल नंबर मैंने यहाँ पे लिख देना है HP लैपटॉप और एंटर कर देना है। HP लैपटॉप ड्राइवर, जैसे कि जिस भी कंपनी का मदरबोर्ड है आप उसका देख लेंगे, इतना तो पता ही होगा। HP लैपटॉप ड्राइवर, एंटर, और बस यहाँ पे आपको HP ड्राइवर एंड सपोर्ट ऑप्शन मिल जाएगा। अब ऑटोमेटिक आपका लैपटॉप यहाँ पे क्या हो जाता है, डिटेक्ट हो जाता है। बस लैपटॉप सेलेक्ट करो, अपना मॉडल नंबर डालो या
लेट लेट एचपी डिटेक्ट योर प्रोडक्ट, ओके। आप इस पे कर दो। इंटरनेट चल रहा है तो ये आपका पूरा प्रोडक्ट एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, उसके बाद ये पूरा डिटेक्ट करके आपको बता देगा कौन सा ओएस पड़ा हुआ है, उसके लिए जो भी बेस्ट ड्राइवर होंगे ऑफिशियली आपको मिल जाएगा, ओके। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है सर्च करने का। बट अगर जिस कंप्यूटर पे इंटरनेट ही नहीं चल रहा है तो उस पे क्या करेंगे? तो उस पे आप क्या कर सकते हो कि मॉडल नंबर से सर्च कर सकते हो, है ना। जैसे दूसरे कंप्यूटर पे यहाँ पे मॉडल नंबर, ये मॉडल नंबर आप लैपटॉप के बैक साइड में देखेंगे तो लिखा होगा, या मदरबोर्ड पे लिखा होता है, ओके। तो लैपटॉप के पीछे स्टिकर लगा होता है, स्टिकर नहीं है किसी पर तो डोंट वरी, बैटरी अगर रिमूव करने का ऑप्शन है तो उस पे लिखा होता है, बट लिखा जरूर होगा, छोटा सा डिटेल्स होता है जहाँ पे मॉडल नंबर होता है, सर आपको शायद सेटिंग में भी मिलता है सर, शायद सेटिंग में मिलता है। ठीक है। बाकी माई कंप्यूटर का प्रॉपर्टी चेक करोगे तो ये भी तो बताएगा, बहुत सारा आपके कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बता देता है कि ये इंटेल का, ये सॉरी कहीं है नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, विंडो आर SYSTEMINF सिस्टम इन्फो एंटर। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम से बेस्ड सर्च करके देगा। ऐसे नहीं चलाना, यहाँ पे चला देना, क्योंकि जो कमांड वहां पे एग्जीक्यूट हो रही है आपने सिस्टम इन्फो और एंटर करना, आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन ये दे देगा। यहाँ पे मॉडल नंबर या जो भी है सर्च करना, ठीक है, आपका बता देगा। तो अभी हमारा मॉडल नंबर वर्चुअल है, वर्चुअल बॉक्स है, तो यही तो है मेरा हार्डवेयर, है ना। तो ये सब चीजें हैं। दूसरा, अगर आप यहाँ पे टास्क मैनेजर को मैनेज करना चाहते हैं तो टास्क मैनेजर काफी एसेंशियल सेटिंग होती है। जैसे उस दिन आपने देखा कि लाइव क्लास चलते समय मेरा नेटवर्क बिल्कुल डाउन हुआ, तो हम यहाँ पे टास्क मैनेजर राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और ये आपका ऐसे आ जाएगा। टास्क मैनेजर में जो भी करंट प्रोग्राम रन हो रहा होगा यहाँ पे दिखाएगा। जैसे मैंने CMD खोला तो अब देखो CMD यहाँ पे आ गया। अब यहीं से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, क्लोज कर सकता हूँ। कुछ प्रोग्राम डायरेक्टली बंद नहीं होते, फोर्सफुली बंद करना होता है, तो आप यहाँ से बंद कर सकते हो, ओके। कमांड से टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए वैसे कमांड की जरूरत क्या है, टास्क mgr.msc, ओके, नोट कर सकते हैं टास्क mgr.msc, और जस्ट आपने क्या कर देना है, ओके कर देना है। तो सॉरी, टास्क mgr एंटर, नॉट MSC, MSC हर जगह पे नहीं लगता, माइक्रोसॉफ्ट कंसोल नहीं, तो ठीक है डायरेक्टली ओपन कर लेंगे टास्क mgr। और उसके बाद आप देखो यहाँ पे जो भी प्रोग्राम है वो दिखाएगा, बट और भी एडिशनल सेटिंग आपको मोर डिटेल्स में मिल जाता है। जैसे प्रोसेसर क्या क्या समय एग्जीक्यूट कर रहा है, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या है, CPU कितना यूज हो रहा है, मेमोरी कितना है यानी रैम कितना यूज हो रहा है, डिस्क कितना यूज हो रहा है, इंटरनेट कितना यूज हो रहा है, ओके। इंटरनेट का IP क्या है, तो अभी 0 के भी बिल्कुल ना के बराबर इंटरनेट यूज हो रहा है, तो ये चेक कर सकते हो। प्लस कौन सा यूजर लॉगिन है ये भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो, और इसको यहीं से लॉग आउट या डिस्कनेक्ट कर सकते हो। एप्लीकेशन या स्टार्टअप में क्या क्या चल रहा है ये देख सकते हो। तो अगर आप इसको इनेबल डिसेबल रखना चाहते हैं करें। ऐप हिस्ट्री में सारी ऐप हिस्ट्री या डिटेल्स आ जाएगी, जो भी रन हो रही होगी, CPU कौन सी एप्लीकेशन कितना यूटिलाइज कर रहा है, ये भी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अभी CPU टाइम या जो भी है ये बिल्कुल तो ना के बराबर ऐसे कुछ दिख रहा है, आप देख सकते हो, राइट। परफॉर्मेंस वगैरह है, एंड देन प्रोसेसेस है, एवरीथिंग, ओके। तो ये हो जाता है। एंड देन डेस्कटॉप कस्टमाइजेशन, सभी लोग वॉलपेपर सेट करना एंड एवरीथिंग जानते हैं। जैसे राइट क्लिक करके डिस्प्ले सेटिंग में आपको रेजोल्यूशन वगैरह का सेटिंग मिल जाता है, एंड फॉन्ट वगैरह का सेटिंग देखने को मिल जाता है। जैसे फॉन्ट वगैरह यहाँ पे क्या रखना चाहते हैं, है ना, 125 बहुत बड़ा बड़ा दिखने लगेगा। रिजोल्यूशन सेट करना चाहते हैं यहाँ से तो कर सकते हैं, ओके। ऐसे करके ये देखो, यहाँ से मिनिमम मैक्सिमम जो भी रेजोल्यूशन आपका सपोर्ट होता है कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है डेस्कटॉप कस्टमाइजेशन। प्लस एडवांस डेस्कटॉप कस्टमाइजेशन में आकर, जैसे कि अगर आप चेक करना चाहते हो आपके सिस्टम का फ्रिक्वेंसी रेट कितना है क्या है, तो ये सब कुछ यहाँ पे कर सकते हो। अगर डेस्कटॉप की प्रॉपर्टी ओपन करेंगे तो यहाँ से आपको मॉनिटर वगैरह का डिटेल्स मिल जाएगा। तो यहाँ रिफ्रेश रेट हमेशा मैक्सिमम रखें। इतना रखने से आपको क्या होगा कि जो भी आपका ब्लरी थोड़ा इमेज दिखता है ना, वो सब फिक्स दिखेगा, अच्छा ग्राफिक देखने को मिलेगा।
एंड दूसरी चीज यहाँ पे अगर नाइट मोड वगैरह इनेबल रखना चाहते हैं, अगर लैपटॉप है तो ये वर्क करेगा, डेस्कटॉप में तो लगभग में स्क्रीन और सभी के साथ मैनेज नहीं हो पाता, तो लैपटॉप में ये वर्क देखने को मिलेगा। और ये नाइट लाइट ऑन कर देने से थोड़ा सा येलोइश स्क्रीन हो जाती है और आंखों पे थोड़ा सा कम प्रॉब्लम होगा, अगर किसी को आई प्रॉब्लम है तो ये ग्लास वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, इजिली आपका प्रोटेक्ट करेगा आईज को। जो अल्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा रेज होती है ना, हाई रेज होती हैं, वो फिल्टर हो जाती हैं इस फीचर से। ओके, और जस्ट उसके बाद यहाँ पे हमारा सारा सेटिंग्स है बैटरी और सभी चीज़ों से रिलेटेड, तो इसमें तो हमें देखना ही है कैसे क्या है सारी चीज़ें। और कुछ तो यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप वगैरह तो राइट क्लिक माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी से जाकर इनेबल कर सकते हो, यहाँ से भी रिमोट डेस्कटॉप इनेबल होता है। बाकी माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में जब जाएंगे तो यहाँ पे भी कहीं रिमोट डेस्कटॉप का ऑप्शन आता है, यहीं से देखो, यहीं से आ जाता है। विंडोज 7 वगैरह में आपको अलग यहीं कहीं दिख जाएगा, तो उससे भी आ जाता है। दूसरी चीज कि ये हमारा रहा डेस्कटॉप, प्लस यहाँ पे पर्सनलाइज आ जाता है, जहाँ से थीम वगैरह का सेटअप आप कर सकते हो जैसा चाहिए वहाँ पे। अगर एक्टिवेट है तभी थीम वगैरह का ऑप्शन आएगा, नहीं तो देखो हाईलाइट नहीं होगा। बाकी मैनुअली अगर कोई थीम आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहे हो तो वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ओके, फॉन्ट वगैरह का यहाँ पे डेस्कटॉप वगैरह पे नहीं, जो बैकग्राउंड में फॉन्ट फॉन्ट होते हैं जो कुछ भी है वो सब आप देख सकते हो। एप्लीकेशन फॉन्ट्स होते हैं जैसे कि डेस्कटॉप पे जो लिखा है सब कुछ जिस भी तरीके से डिस्प्ले करना चाहते करें, बट बेस्ट फॉन्ट हमेशा बाय डिफॉल्ट रहता है। अगर आप चेंज कर देंगे तो फिर दोबारा याद रखना कि कौन सा फॉन्ट था, उस हिसाब से वर्क करना। तो यहाँ पे तो फॉन्ट लिख कर भी नहीं आ रहा है कौन सा था, तो उस हिसाब से जो भी अप्लाई है वही फॉन्ट करना। या रीसेट वगैरह करने का कहीं ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो एक्टिवेट रहेगा तब ये ऑप्शन दिखाई देगा, है ना, नहीं तो ये सारी चीजें होती हैं। प्लस आप यहाँ पे कलर्स वगैरह का सेटअप कर सकते हो। मैं इसको अपने कंप्यूटर सिस्टम पे दिखाता हूँ, जैसे ये पर्सनलाइज। ओके, अब इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, देखो इस वाले को बंद कर देते हैं। अब देखो ये मैंने सेटअप कर रखा अपना मेन कंप्यूटर। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये मेरा वॉलपेपर लगा हुआ है सिंपल, बैकग्राउंड में कलर्स है। कलर्स में सबसे बेस्ट ये होता है कि आप नहीं होता टास्क बार कैसा दिखाना चाहते हो, जैसे मैं इस, हाँ तो ये मैं दिखा रहा था कि ये कलर वगैरह सेट देखने को मिल जाएगा आपको, है ना। जैसे हर जगह पे कोई भी एप्लीकेशन ओपन करोगे तो उसका एक डिफॉल्ट कलर देखने को मिलेगा, तो ये सब चीजें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। मैंने अभी यहाँ पे एक ग्रे टाइप कलर सेलेक्ट कर रखा है, जैसे रेडिश वगैरह दिखाना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक करने पर जो भी आपका एप्लीकेशन मेन्यू ओपन हो ये सब किस तरीके के दिखे, तो वो सब कर सकते हो आप यहाँ पे, राइट। बाकी यहाँ पे लॉक स्क्रीन होता है, लॉक स्क्रीन पर क्या वॉलपेपर दिखाना चाहते हो, तो बाय डिफॉल्ट मेरा विंडोज से अपडेट होकर मिलता रहता है। अगर कोई पर्टिकुलर पिक्चर सेलेक्ट करके ऐड करना चाहते हैं, ये सब ऑप्शंस है। थीम वगैरह यहाँ से मिल जाएगा आपको, जो भी बेस्ट थीम होगा आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर ऑफिशियल विंडो है तो काफी ज्यादा फीचर मिलता है, देखो काफी अच्छे वो थीम मिल जाते हैं यहाँ पे। डेस्कटॉप आइकन वगैरह लाना है तो यहीं से ऑप्शन मिल जाता है थीम से ही डेस्कटॉप आइकन का। और फॉन्ट वगैरह यहाँ पे देखो अभी मेरे पे क्या दिखा रहा है, प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे भी फॉन्ट नहीं दिखा रहा है कौन सा यूज किया गया है, बट हाँ एडजस्ट क्लियर टाइप, अगर ये डाउनलोड फॉन्ट वगैरह का ऑप्शन है एडजस्ट क्लियर टाइप में, जैसे कि अगर कोई फॉन्ट वगैरह आपका इधर उधर हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये ऑप्शन आप एक बार ट्राई कर सकते हो। तो इसमें डिस्प्ले जैसे कैसा रखना चाहते हैं, ये इनबिल्ट डिस्प्ले है, ये हमने एक्सटर्नल मॉनिटर कनेक्ट कर रखा है। तो मान लिया कि मैं जो भी डिस्प्ले सेलेक्ट करता हूँ दोनों के लिए ये सेट करके देगा। नेक्स्ट करो, यहाँ पे कह रहा है कि एचपी के लिए, हाँ अब कह रहा है ये वाला फॉन्ट अच्छा लग रहा है, ये दोनों में देखने से जो अच्छा लगे आप उसको सेट कर सकते हो। ओके, तो देखो बाय डिफॉल्ट जो है वही बेस्ट है। नेक्स्ट करेंगे तो ये कह रहा है कि इन तीन में से कौन सा रीडेबल है, कौन सा बेस्ट लग रहा है, क्लियर कौन सा लग रहा है, तो ये थोड़ा सा एनालिसिस करता है और जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप यहाँ से एडजस्ट क्लियर टाइप टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये सब सेटिंग्स होती है आपके विंडोज 10 के अंदर। अब यहाँ पे बैकअप एंड रिस्टोर का अगर हम लोग ऑप्शन देखें, सब थोड़ा सा लंबा सेशन होगा इसका। हाइड एंड अनहाइड करने के लिए किसी भी डायरेक्टरी को हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये डेस्कटॉप की डायरेक्टरी है, राइट क्लिक किया प्रॉपर्टी में गए और इसको हाइड करना है तो यहाँ से हिडन को सिलेक्ट किया, अप्लाई किया, ओके ये देखो हाइड हो गया। अब मुझे इसको अनहाइड करना है या जो भी अनहाइड फोल्डर मतलब हाइड फोल्डर है उनको ओपन करना है,
तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करो और व्यू में यहीं से आपको मिल जाता है हिडन आइटम्स, तो ये डिस्प्ले कर देगा। देखो यहाँ पे हिडन आइटम दिखा रहा है ना, तो आप इस पे कभी भी राइट क्लिक करके दोबारा से प्रॉपर्टी में आकर इसको अनचेक करो एंड देन अप्लाई ओके कर दो, तो ये हो जाएगा। जैसे टेम्परेरली किसी को आप पीसी दे रहे हो, कुछ भी ऐसे है और चाहते हो कि वो कोई पर्टिकुलर फोल्डर एक्सेस ना करे या थोड़ा सिक्योर रखना चाहते हो, है ना, तो हमेशा उसको हाइड करके रखो, ताकि अगर कोई मालवेयर या इंट्रूडर भी आपके नेटवर्क में आ जाता है, आपके पीसी में एंट्री कर लेता है, तो उससे भी थोड़ा सिक्योर रहे और आपको पता है किस लोकेशन पर क्या है, तो एग्जैक्टली आप इसको मैनेज कर सकते हो, है ना। तो हाइड एंड हाइड से ये बेनिफिट मिलता है। आईपी मैनेजमेंट, आईपी देना आप लोगों को बार बार बताया गया है सारी चीजें, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करके ये जो नेटवर्क अडॉप्टर की सेटिंग है, और यहाँ पे देखो मेरा नेटवर्क अडॉप्टर दिखा रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टी हम ओपन करेंगे और जस्ट यहाँ पे दिखा रहा है कि क्या आईपी है, तो यहाँ पे आईपी मैनेजमेंट में हम स्टैटिक आईपी ले लेंगे और आईपी वर्जन 4 और जो भी आईपी देना है यहाँ से दे सकते हैं। ये विंडोज 10 का नया सेटिंग है, क्या करना था, बस यहाँ से राइट क्लिक करना था। ओके, ये ऑप्शन, ओके, ये ऐसे कुछ आ जाएगा। बट जस्ट इसके नीचे अगर प्रॉपर्टी में नहीं आकर आप नेटवर्क अडॉप्टर की प्रॉपर्टी ओपन करना चाहते हो, तो एडवांस सेटिंग में आओ, चेंज अडॉप्टर सेटिंग। अब देखो क्या दिखता है, अब ये ऑप्शन आया, तो ये तो जाना पहचाना सभी के लिए। अब इस पे राइट क्लिक करो, इसकी प्रॉपर्टी ओपन करो और यहाँ से आप आईपी दे सकते हो, आईपी वर्जन 4 सेलेक्ट, जो भी आईपी आपको यहाँ पे देना है वो सेलेक्ट करो, राइट। तो ऐसे आप आईपी दे सकते हैं। आईपी वर्जन 4 में ही आईपी दिया जाता है। यहाँ पे गेटवे की बात होती है, तो गेटवे में आपके नेटवर्क या घर पे जो भी राउटर लगा हुआ है उसकी आईपी दी जाती है। ओके, जो राउटर लगा हुआ है उसकी आईपी। डीएनएस में अगर आप आईएसपी से कनेक्शन लेकर काम कर रहे हैं, तो डीएनएस सर्वर की आईपी वहां से ले सकते हैं, या डीएनएस सर्वर की आईपी आपसे चेंज हो जाता है, तो आप नियरेस्ट जो भी आपका डीएनएस सर्वर प्रोवाइडर है, किसी का भी डीएनएस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि ये डीएनएस आईपी के लिए परेशान भी नहीं होना होता, आप पूछ भी सकते हैं, और नहीं तो आप अपने राउटर मॉडेम के कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे तो डिटेल्स मिलेगा डीएनएस का। ओके, तो नहीं तो लोकल एयरटेल डीएनएस आप ऐसे भी डाल देंगे तो भी ऐसे आपको मिल जाता है कि दिस इज द लोकल एयरटेल डीएनएस। ओके, तो इस तरीके से सर्च करके आपको आपके लोकेशन के हिसाब से सजेस्ट करता है, आप ट्राई कर सकते हो। बाकी बेस्ड सेटिंग आपके मॉडेम के अंदर ही है, जैसे कि जो भी आपका राउटर आईपी है आप उसको यहाँ पे ऐड करो। जैसे मेरा आईपी है मान लिया ये, और मैंने एंटर कर दिया, तो ये आईपी हम क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, राइट। और इसमें जो भी हमारा डेटा होगा हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारे राउटर मॉडेम पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है, गेटवे क्या चल रहा है, डीएनएस क्या है, ये सारी सेटिंग्स होती है। ओके, तो आईपी मैनेजमेंट ऐसे होता है। और आईपी को चेक करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पे आईपी कॉन्फ़िग लिखते हो। मैंने कुछ यहाँ पे नेटवर्क कमांड्स लिखा हुआ है जिसको आप ट्राई कर सकते हो। ओके, वर्क ग्रुप डोमेन ज्वाइन करने के लिए ये सर्वर लेवल पे अगर आप काम करेंगे, या सर्वर लेवल पर जब कभी आपका पीसी ऐड किया जाता है, तो बाय डिफॉल्ट आपका जो पीसी होता है वो किस में होता है, वर्क ग्रुप में होता है। इस पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी ओपन करके यहाँ से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे ये दिखाएगा ये वर्क ग्रुप है या डोमेन है। तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डिवाइस, एक मिनट, रीनेम दिस पीसी है या एडवांस सिस्टम सेटिंग जो है ना इस पे सर एडवांस सिस्टम, हाँ। अब यहाँ पे क्लिक करो कंप्यूटर नेम, तो ये आपका कंप्यूटर नेम दिखा रहा है और नीचे वर्क ग्रुप की डिटेल्स है। ओके, चेंज करना है तो जस्ट चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करो और यहाँ पे वर्क ग्रुप दिख रहा है। डोमेन मतलब डोमेन पे क्लिक करो, और कंपनी में आपका कोई सर्वर से इसको कनेक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे जैसे मान लिया मेरी कंपनी में कोई सर्वर है sequolive.com, मैंने उसको ओके कर दिया। अब ये आपका आईपी वगैरह मांगेगा, यूजर नेम पासवर्ड सर्वर से मांगेगा और लॉगिन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप वर्क ग्रुप से डोमेन को ज्वाइन करोगे, आपके कंप्यूटर पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाएगी, जो भी सर्वर पर परमिशन होगा डिप्लॉय किया गया होगा उस हिसाब से आपका पूरा काम करने लगेगा। ना आप आईपी चेंज कर पाएंगे ना कोई भी, बहुत सारी परमिशंस लग जाती हैं। ओके, तो ये सब है। आप अपने कंप्यूटर को अपडेट करने के लिए यहाँ से सेटिंग इस्तेमाल कर सकते हो। ऑल सेटिंग यहाँ से भी ऑप्शन आता है ऑल सेटिंग का, नहीं तो यहाँ से राइट क्लिक करके आप ये वाला सेटिंग ओपन यूज कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, यहाँ से भी अपडेट सेटिंग आ जाता है। ओके, अपडेट को ऑफ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करें और सर्विसेज, SERVI सर्विसेज,
ये ऑप्शन आएगा सर्विसेज करके, इसको ओपन करो और जैसे नहीं होता सेटिंग को यहाँ से भी बंद कर सकते हो आप विंडोज 10 में। जस्ट सबसे नीचे आ जाओ और यहाँ पर भी विंडोज विंडोज अपडेट 10 को अब, स्टॉप कर हाँ सकते हैं ना। विंडोज 10 को अपडेट क्या यहाँ पे ऑप्शन है, इसको ऑफ कर सकते हो। तो ये भी एक सेटिंग ही है सिंपल। बाकी अपडेट को यहाँ से भी ऑफ करने का ऑप्शन आता है ना, टर्न ऑफ या चेक अपडेट जो भी है, वीकली कितने दिनों के लिए करना चाहते हो ऑप्शन आता है यहाँ से भी। मैं दिखा देता हूँ। लाइक अपडेट ये है एंड ये अपडेट वैसे रहने देना चाहिए, हमेशा अपडेट चेक करे काम करे, उससे आपका मतलब कि बेस्ट परफॉर्मेंस मिलता है। तो पॉज फॉर विंडो पॉज फॉर 7 डेज ये सब दिया हुआ है, आप इसको मैनेज कर सकते हो। एंड मेंटेनिंग ओएस में सबसे पहले तो अनवांटेड वेबसाइट नहीं विजिट करें। आपके सी ड्राइव में थोड़ा स्पेस फ्री रहना चाहिए, नहीं तो सिस्टम वर्क नहीं करेगा प्रॉपरली कि एकदम भर दिया है 2 GB स्पेस छोड़ रखा है, ब्लैक रेड रेड दिखा रहा है पूरा ड्राइव। तो रेड का मतलब आपकी ड्राइव पे ज्यादा लोड हो गया, उसको फ्री रखें थोड़ा, है ना। जब तक ब्लू है तब तक ओके है, तो इसको थोड़ा फ्री रखें। और आपके सिस्टम पर एंटीवायरस वगैरह वगैरह अगर है तो देख लें वो प्रॉपर अपडेट है कि नहीं है, एक्सपायर तो नहीं है, या कोई ऐसा थर्ड पार्टी से आपने तो डाउनलोड करके नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा सारी चीजें आप देख लें। ओके, तो उससे क्या होगा कि आपके इस कंप्यूटर सिस्टम पर जो भी काम करा गया होगा या जो भी फाइल फोल्डर आप बना रहे हो, एंटीवायरस अगर थर्ड पार्टी या कुछ ऐसे से है तो वो भी कॉम्प्रोमाइज कर देगा आपके सिस्टम को। तो बेस्ट है कि एंटीवायरस अगर यूज कर रहे हैं तो वो एक ट्रस्टेड या जेन्युइन होना चाहिए, विद लाइसेंस्ड होना चाहिए। फ्री वाला इंटरनेट से ढूंढ के ना इस्तेमाल करें, क्योंकि फ्री में कोई कुछ नहीं ऐसा देता और वो समझो बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है आपके लिए, राइट। उससे बढ़िया ना इंस्टॉल करो और किसी भी अनट्रस्टेड वेबसाइट जैसे कि HTTP वेबसाइट पर विजिट ना करो, क्योंकि वो इनसिक्योर वेबसाइट होती है, वार्निंग आएगा आपके कंप्यूटर सिस्टम को क्रैश कर दिया जाएगा, राइट। ये सारी चीजें होती हैं। ओके, फाइल फोल्डर की शेयरिंग अगर आप करना चाहते हो तो जैसे कि किसी भी फाइल को शेयर करना है और किसी पीसी से एक्सेस कराना है और सारे पीसी एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आप किसी भी, जैसे इस फोल्डर को मैं शेयर करना चाहता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टी शेयरिंग, एडवांस शेयर और शेयर दिस फोल्डर, परमिशन, फुल परमिशन या जैसा भी देना चाहते हो, अप्लाई, ओके ओके, देखो शेयर हो गया। ठीक है, अभी शेयर वाले ऑप्शंस पर आपको जाना है। विंडोज 10 या एवरीवन के लिए अलाउ कर दो और एवरीवन को रीड और राइट की परमिशन दे दो, शेयर कर दो, ओके यस कर दो। डिस्कवरी पॉइंट ऑन करने के लिए, ताकि आपका ये फोल्डर नेटवर्क में और पीसी को दिखे, अगर नो कर देंगे तो किसी को नहीं दिखेगा, तो ये ऑन रखना जरूरी जब भी पूछे। ओके कर दिया। अब कोई भी आपके कंप्यूटर सिस्टम को जब एक्सेस करेगा ना, एक्सेस करने के लिए क्या है, डबल बैकवर्ड स्लैश और आपके कंप्यूटर सिस्टम का आईपी, तो यहाँ पे दिखाई दे देगा कि क्या शेयर हुआ था। तो यही DIR मैंने शेयर किया था, कोई भी एक्सेस कर सकता है। दूसरा जब कोई एक्सेस करेगा तो उससे यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, तो वो चीज आप क्या कर सकते हो, अपना यूजर नेम पासवर्ड, जैसे इस समय जो मेरा यूजर है वो कौन है, तो यहाँ पे विंडोज 10 है और पासवर्ड मेरा जो भी है वो हम उसको शेयर कर देंगे, तो वो इसको शेयर करके एक्सेस करके इसको यूज कर सकता है। ओके, तो ये सारी सेटिंग्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं विंडोज 10 में। बाकी कोई ऐसा सेटिंग या जो कुछ भी है, कुछ कोई पूछना चाहता है? सर ये आपने जो लास्ट में बताया ये एक बार फिर से बता दो आप। शेयरिंग वाला, हाँ यस सर, शेयरिंग वाला। शेयरिंग में कुछ नहीं करना है, बस जिस भी फोल्डर को शेयर करना चाहते हो नेटवर्क में किसी और को, ये जो भी नेटवर्क यूजर है, तो इसके पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टी में आ जाओ, ठीक है, और फिर यहाँ शेयरिंग ऑप्शन आता है, ये दोनों बारी बारी से चेक करो। ओके, ओके ओके, थैंक यू सर। तो ये आपका शेयर हो जाएगा। एंड शेयर हो जाने के बाद एक्सेस कैसे करना है, विंडो आर करना है, डबल बैकवर्ड स्लैश लगाना है और आपके कंप्यूटर की आईपी, ओके, और ओके कर देंगे। जो भी आईपी होगी यस सर। उससे एक्सेस हो जाएगा और फिर इसको ओपन करके इसके अंदर जो भी डेटा वो रीड करना चाहता है, देखना चाहता है, वो रख सकता है। ओके।